जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। यहां पर मैं रिटर्न के प्रिपरेशन की भी बात कर रहा हूं और एसएसबी के प्रिपरेशन की भी बात कर रहा हूं। पर मैंने ये देखा है कि जब कोई भी एस्पिरेंट डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, अगर मैं क्लियरली बात करूं तो वो एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका ज्यादा ध्यान केवल रिटर्न पार्ट के ऊपर होता है। हम एसएसबी को कई बार भूल जाते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हम एक बार रिटर्न क्लियर कर ले, उसके बाद जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एसएसबी के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ इसे कह सकता हूं मैं, कि कई बार हमें यह लगता है कि जो एसएसबी का प्रोसेस है वो टीएटी को जानने के लिए कि आप कितना अच्छा टीएटी के अंदर स्टोरी बनाते हैं, या आप कितना अच्छा एसआरटी के अंदर आप कितना बढ़िया रिस्पॉन्स लिखते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कितना बढ़िया एसडी लिखते हैं, या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर कितना बढ़िया तरीके से आप वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इट्स रियली सिंपल। एसएसबी आपको जानने के लिए बनाया गया है। आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। एसएसबी टीएटी, एसआरटी, डब्ल्यूएटी, एसडी का टेस्ट नहीं है। एसएसबी टेस्ट है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, आपके अंदर वो ओएलक्यूज है कि नहीं, इसको जानने के लिए पूरा प्रोसेस बनाया गया। इस माइंडसेट के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और अगर इस माइंडसेट के साथ आपको बढ़ना है तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको उन क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। दैट्स वाई शुरुआत से हम आपको ये कहते हैं कि जब से आपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं, चाहे मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं, एनडीए की या सीडीएस की, तभी से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए। आप उन 15 ओएलक्यूज को देखिए, समझिए कि क्या मेरे अंदर ये ओएलक्यूज है। अगर नहीं है तो देखो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको सही करने की कोशिश करो। दिस इज द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच वो नहीं होता कि मैं केवल टीएटी को बहुत अच्छे तरीके से लिख दूंगा सर, मैं एसआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगा और मैं एसएसबी के अंदर रिकमेंड हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप झूठ बोलने की बात कर रहे हो। आपको अपने अंदर जो चीज है उसको सही करना पड़ेगा। बिकॉज इस पूरे टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। तो छोटी सी बात, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ इस सेशन में शुरू करता हूं, बिकॉज इस सेशन के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस तरह का पिक्चर अगर आ जाता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर, तो आप ऐसी स्टोरी लिख देना, या एक पिक्चर आपके सामने ऐसा आता है जो कि नेगेटिव दिख रहा है तो आप बता देना, आप उसको अवॉइड कर देना और बोल देना नहीं साहब ये तो कुछ ड्रामा चल रहा था, या यहां पर ये लोग कुछ रिहर्सल या प्रैक्टिस कर रहे थे। ये चीजें नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के पिक्चर्स के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको जानने की कोशिश करता है कि आप उस तरह की सिचुएशंस के अंदर क्या करेंगे। वो आपके रिस्पॉन्स के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्पॉन्स सही कब आएगा? जब मेरे अंदर वो क्वालिटी है। अगर मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं तो रिस्पॉन्स कैसे सही आएगा? मतलब मैं अंदर से सही नहीं हूं और मैं सोचूं कि मैं बाहर आके सही चीजें कर दूंगा, तो वो सही नहीं होता। आप फिर वो बेवकूफ बनाने की बात करते हैं कि सर मैं स्टोरी बहुत बढ़िया लिख दूंगा और मैं साइकोलॉजिस्ट को बेवकूफ बना दूंगा और मैं एसएसबी के अंदर रिकमेंड हो जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसी तरीके से प्रैक्टिकल मैनर के अंदर बात करेंगे। हाँ, कुछ स्टोरीज भी मैं यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जब भी आप स्टोरीज लिखते हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। कई सारी स्टोरीज है, प्रैक्टिकल तरीके से हम बात करने वाले। बट उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है, ये सबसे पहले क्यों रखा है एसएसबी के अंदर। आप इसे बाद में भी रख सकते थे। और ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर मैं इसके अंदर रिजेक्शन का रेशियो की बात करूं तो 80 से 90%, जी हां, कई बार 80 to 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पहले दिन बाहर हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इस टेस्ट के द्वारा आपके अंदर के जो कुछ मेजर ट्रैक्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, आपकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की जाती है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए आज का सेशन ये शुरू करते हैं। एंड अगेन, यहां पर मैं किसी भी तरह की कोई शॉर्ट ट्रिक टिप्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज एसएसबी किसी भी ट्रिप या टिप्स के बारे में नहीं होता है। एसएसबी आपको जानने की प्रक्रिया है। आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा। अपने आप को सही कर लिया तो सारे रिस्पॉन्सेस सही आएंगे। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एसएसबी की हम बात करें तो एसएसबी एक प्रोसेस क्या है? एसएसबी प्रोसेस इसलिए बनाया गया है ताकि एक व्यक्ति के अंदर उन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को देख लिया जाए। अब नॉर्मली कहा जाता है कि 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है जो एसएसबी के दौरान देखी जाती है एक आदमी के अंदर। बट नॉर्मली अगर मैं क्लियरली आपसे बात करूं, 15 से ज्यादा भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी लोगों के अंदर होती है और हो सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूं ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी भी एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, वो आपके अंदर होना चाहिए। बट ये जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज। ये तो होना जरूरी है उस व्यक्ति के अंदर। और इन क्वालिटीज को जांचने के लिए एक पैरामीटर तैयार किया गया, एक प्रोग्राम तैयार किया गया। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एक सैन्य अधिकारी के तौर पर कहीं भी जाते हैं या किसी भी सिचुएशन के अंदर पढ़ते हैं, तो वो सिचुएशन किसी नॉर्मल सिचुएशन से बहुत अलग होती है। वहां पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो केवल आपके जीवन के लिए, या कह सकते हैं कि केवल आपके जीवन का भाग्य तय नहीं करता है, आपके जो साथी हैं, आपके जो साथियों का जीवन है, उनका भी परिवार है, उनके भी डेस्टिनी को तय कर देता है। तो एक अधिकारी के तौर पर आपके अंदर वो सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसको हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा आपको जानने की कोशिश की जाती है। देखिए, आई एम
एम्फसाइजिंग दैट वर्ड मोर एंड मोर, आपको जानने की कोशिश की जा रही है। दिस टेस्ट इज नॉट अबाउट कि आप टीएटी कितना बढ़िया लिखते हैं या पीपीएनडीटी के अंदर पिक्चर को देख के कितना बढ़िया पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिख देते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, इसको जानने की कोशिश यहां पर की जाती है। और किस तरीके से की जाती है, आपने इस बात को कई बार देखा होगा। मनसा, वाचा एंड कर्मणा, ये जो ट्रायंगल है मनसा, वाचा एंड कर्मणा का, ये कंप्लीट मैन को दिखाता है। ये एक मैन की आइडियोलॉजी को दिखाता है, एक मैन की पर्सनालिटी को दिखाता है, या एक पर्सन की पर्सनालिटी को दिखाता है। मनसा, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके का है, आप कैसे सोचते हैं, किसी प्रेशर के सिचुएशन के अंदर आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, आपके नीड्स क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका डिजायर क्या है, ये सारी चीजें आपके मनसा से प्राप्त होती है, मनसा से पता लग जाती है। और एसएसबी के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो आपके इस मनसा को जानने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा आता है आपका वाचा, आपका जो स्पीच है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके इंटरव्यू के दौरान जान लेते हैं कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। आपके दिमाग में जो है आप उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते कि नहीं कर पाते, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कई लोगों के अंदर समस्या होती है कि वो सोचते बहुत अच्छा है, सोचते बहुत अच्छा है, बट जब उसको एक्सप्रेस करने की बात होती है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहां पर आपके इस वाचा को भी देखने की कोशिश की जाती, आपको जानने की कोशिश की जाती। तीसरा है कर्मणा, आपके एक्शंस, आपके जो मनसा है, आपके जो वाचा है, उसके द्वारा आपके कर्मणा मैच करने की नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि आप एसआरटी के अंदर एक रिस्पॉन्स लिखते हैं, उस रिस्पॉन्स के द्वारा ये लिखता है कि आप बड़े काम पर्सन है। उस रिस्पॉन्स में ये साइकोलॉजिस्ट को पता लगता है कि साहब आपने इस तरह का रिस्पॉन्स लिखा है कि आप बता रहे कि मैं बड़ा काम पर्सन हूं, पर जब आप ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो आपके अंदर वो एग्रेशन है, आप चिल्ला रहे हैं, आप अपना टेम्परामेंट खोते हैं, तो आपका जो चीजें वो मैच नहीं कर रही, ये बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही है। दैट मींस आपने वहां पर झूठ बोला है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब ये तीनों चीजें आपकी मैच हो जाती हैं कि साहब मनसा, वाचा, कर्मणा, जैसा मैं बोलता हूं वैसा मैं सोच भी रहा हूं और वैसा ही मैं एक्शन के थ्रू परफॉर्म भी कर रहा हूं, ये चीजें ये जाकर आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी में डिफाइन करती है। और इस पर्सनालिटी के अंदर मनसा, वाचा, कर्मणा के अंदर वो 15 OLQs आपके शो होने चाहिए, वो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपकी शो होनी चाहिए। तो अपने मनसा, वाचा, कर्मणा को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि केवल उस चीज को कि मैंने पिक्चर को ठीक कर लिया, मैंने स्टोरी को ठीक कर लिया, वो आपको नहीं करना। अब आगे अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, तो देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने रियल नेचर को नॉर्मली हमेशा छुपा के रखता है। अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए तो हर व्यक्ति के तकरीबन 4 मास्क होते हैं, 4 चेहरे होते हैं, पर हम यहां पर 3 की बात करेंगे। पहला होता है आपका सोशल मास्क। सोशल मास्क ऐसा मास्क होता है कि ये आपका वो चेहरा होता है जो आप लोगों को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को दिखाते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते। आप समाज को चेहरा अपना दिखाते हैं, आपके कलीग्स हो गए हैं, आपके कुछ दूर के रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, आप पहली बार किसी से मिल रहे, ये आपका सोशल मास्क होता है जो सोसाइटी के अंदर आपका चेहरा है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। दूसरा मास्क आपका होता है क्लोज मास्क। क्लोज मास्क वो मास्क होता है, ये आपकी वो पर्सनालिटी होती है जो आप अपने बहुत क्लोज लोगों से शेयर करते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। इस मास्क के अंदर आप अपने इमोशंस को भी कई बार शो कर देते हैं। आपकी इमोशंस, आपकी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी टोटल रियल पर्सनालिटी बाहर आती है, बट हाँ आपकी 80% तक रियल पर्सनालिटी इस क्लोज मास्क के दौरान या इस क्लोज मास्क के थ्रू बाहर आ जाती। तीसरा आपका होता है दैट हिडन मास्क, जो चेहरा, जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, ये मास्क आप किसी को नहीं दिखाते। कई बार ये मास्क आप अपने आप को दिखाने से डरते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति के अंदर कुछ गलत चीजें होती है, कुछ सही आदतें होती है। अब साइकोलॉजिस्ट का काम बेसिकली ये रहता है कि आपके इन 2 मास्क को भेद के आपकी इस तीसरे मास्क को जानने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज द रियल यू। ये आप हो, आपका ईगो, आपकी आईडी, आपका सुपर ईगो, ये सारी चीजें इसके अंदर दिख जाती कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, आपका मोटिव, डिजायर, क्या चीजें आपके अंदर, आप रियल में क्या है, आपके अंदर रियल में वो ट्रैट्स है कि नहीं जो कि अधिकारी बनने के लिए जरूरी है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, ये चीज आपको बहुत डिटेल के साथ समझनी होगी। अब आगे अगर हम बात करें कि वाई पीपीएनडीटी पहली बार क्यों रखा गया, देखिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब सीधी सी बात है कि एसएसबी के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, कई बार डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं, कई बार एनडीए सीडीएस क्लियर करने के बाद वो जाते हैं। तो इन सारे एस्पिरेंट्स को 5 दिनों तक रखना ये पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार बहुत बेसिक सी ऐसी चीजें कि अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो फिर आप एसएसबी के अंदर जाने के लायक नहीं होते, वो 5 दिन आप नहीं रह सकते। दैट्स वाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तौर पर आपका जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो काम करता है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका पीपीएनडीटी टेस्ट। याद रखिएगा 70 से 80%, कई बार तो ये 80 to 90 तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है। 70 to 80% लोगों को पहले ही दिन स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। वाई? बिकॉज उनके अंदर वो बेसिक ट्रैट्स नहीं होते,
वो बेसिक लक्षण नहीं होते, बेसिक क्वालिटीज नहीं होती। इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहां पर कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं उसकी पर्सनालिटी में, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। अब नेगेटिव ट्रेट्स की बात की जाए तो आपके जेलसी हो गई है, इरिटेशन हो गया, इनरिस्पॉन्सिबल हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, नैरो माइंडेड हो गया। ये आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आपके जीवन के, आपकी पर्सनालिटी के, आपके विचार के, आपकी अभिव्यक्ति के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। बट कई बार जब हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करते हैं वो होते हैं आपकी लॉयल्टी, एडवेंचरस, एफिशिएंट, एम्बिशियस, ऑनेस्ट, हम्बल, पोलाइट। ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेट माने जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मैं यहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, पीपीएन डीटी की बात कर रहा हूं, इस प्रोसेस के दौरान आपके इन ट्रेट्स को पहचान लिया जाता है। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं। रीजनिंग एबिलिटी जिसको मदर ऑफ ऑल OLQ कहा जाता है, किस रीजन से कहा जाता है आगे बताऊंगा, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। ये चीजें आपके अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है साहब तो फिर आप 4 दिन के लिए नहीं रह सकते वहां पे, आप पूरे 5 दिन क्यों गुजारेंगे, बिकॉज आप उसके लायक नहीं। ये चीज देखने के लिए इस टेस्ट को रखा गया है कि जो बेसिक नीड्स है फोर्सेस में जानने के लिए, जो बेसिक ट्रेट्स हैं, जो बेसिक लक्षण है जो किसी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो लक्षणों को पहचानने के लिए प्रोसेस लिया गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके मेजर नेगेटिव ट्रेट्स को यहां पर पहचान लिया जाता है। आपका हेसिटेशन, आपका लेस पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब पिक्चर के ऊपर जो स्टोरी लिखते हैं आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा है, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी है, सेंस ऑफ अवेयरनेस आपका कितना अच्छा है, ये सारी चीजें देख ली जाती है। तो ये चीज यहां पर होती है और इसीलिए इस प्रोसेस को रखा गया। किस तरीके का होता है आप सब जानते हैं, पर उसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं जिनको नहीं पता है। इस प्रोसेस के दौरान 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है। पिक्चर काफी हैजी सा होता है, कई बार सेमी हैजी पिक्चर होता है, बट 90% ऑफ टाइम की अगर बात की जाए तो पिक्चर बहुत हैजी होता है। हैजी पिक्चर होता है, कई बार सेमी हैजी भी होता है। 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर आपको दिखाया जाता है। 30 सेकंड के अंदर आपको उस पिक्चर को ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करना होता है। उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगभग 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें से 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 4 मिनट का टाइम या समय आपको दिया जाता है उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, और आप अपनी एक स्टोरी लिखते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको जिस तरह का पिक्चर दिखाया जाता है वो बहुत हैजी पिक्चर होता है। इस तरीके का पिक्चर आपको दिखाया जाता है। कई बार पिक्चर इससे भी हैजी हो जाता है, कई बार सेमी हैजी भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिक्चर काफी हैजी सा होता है, काफी धुंधला पिक्चर होता है। अब इस पिक्चर के दौरान जब आपको ये पिक्चर दिखाया जाता है, इस पिक्चर के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। इस स्टोरी के अंदर आप अपना एक प्रोटैगनिस्ट चुनते हैं, आप एक अपना कैरेक्टर देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या कैरेक्टर है। आप उस कैरेक्टर के बारे में लिखना शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस एज का है, उसकी क्या उम्र है, ये आप अपने हिसाब से लिखते हैं। उसका जेंडर क्या है, ये आप अपने हिसाब से लिखते हैं। अब आपने जिस भी कैरेक्टर का जो भी आपने जेंडर चूज किया है, अगर उसका जेंडर मेल है तो आप उसको M से डिनोट करते हैं, अगर फीमेल है तो आप उसको F से डिनोट करते हैं। और अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि उस पर्सन का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आप उसे P से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, किसी स्टोरी के अंदर किसी पर्सन ने ये परसीव करा कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक मेल है, तो उसे मेल से डिनोट किया गया। उसकी जो उम्र है उसने परसीव करी है कि वो कितनी है, लगभग 14 साल है। और उसका मूड, देखिए अपने मूड होते हैं, नेगेटिव मूड होता है, पॉजिटिव मूड होता है। यहां पर उसने मूड लिखा है कि दिस इज द पॉजिटिव मूड, कि उसका जो मूड है साहब वो पॉजिटिव मूड है। उसके अलावा उसने एक और पर्सन को देखा है, उसे परसीव किया है, जो कि पर्सन है 45 ईयर्स है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता नहीं लगा कि उसका मूड क्या है। और तीसरा पर्सन उसने परसीव किया, जो कि एक पर्सन है, मेल है या फीमेल है, वो परसीव नहीं कर पाया, उसका उम्र उसने डिनोट किया 11 साल और वो पॉजिटिव मूड के अंदर है। इसी तरह की एक शीट आपको दी जाती है जिसके अंदर आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर, चेस्ट नंबर, बैच नंबर। इसके बाद आप अपनी स्टोरी यहां पर लिखते हैं और स्टोरी के दौरान आप लगभग 100 से 120 वर्ड्स के अंदर अपनी स्टोरी को लिखने की कोशिश करते हैं कि आप उस स्टोरी के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। अब यहां पर एक कॉलम होता है जिसको लेकर काफी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द एक्शन। एक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस स्टोरी में आपका जो हीरो है, आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपने जो चीज सोची वो किस तरह के एक्शंस ले रहा है। जैसे किसी की जान बचा रहा है, सेविंग द लाइफ ऑफ समवन, या किसी को डूबने से बचा रहा है, या एक्सीडेंट के अंदर किसी घायल व्यक्ति को बचा रहा है। तो इस तरह का आपका जो भी एक्शन है, आपके स्टोरी के अंदर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका जो भी एक्शन है, आप उस एक्शन को यहां पर डिनोट करते हैं। आप ये मान सकते हैं, कई बार लोगों को ये लगता है कि यार ये स्टोरी की थीम है। नहीं, ये थीम नहीं होती है। यहां पर आपको थीम नहीं लिखना है स्टोरी की, यहां पर आपको बेसिकली ये लिखना होता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट था, आपका जो हीरो था, उसने उस स्टोरी के अंदर बेसिकली ऐसा क्या किया, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसका मेजर एक्शन क्या था। सेविंग द लाइफ आपका मेजर एक्शन हो सकता है कि आपने किसी की लाइफ सेव करी,
इसके अलावा कहीं आपके दूसरे एक्शन हो सकते हैं, आप किसी सोशल इश्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो आपका एक्शन हो सकता है। याद रखिएगा, देखिए क्या होता है ना कि वीपीएनडीटी के अंदर आपकी माइनर डिटेल्स को भी चेक किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट आपके पूरे थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहा है आपकी उस स्टोरी के द्वारा। अब आप थोड़ा भी उधर उधर होए तो ये चीज थोड़ी सी आपके लिए गड़बड़ हो जाती है, तो ये चीजें इसके अंदर आपको करना होती है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इसके बाद 30 सेकंड के लिए आप पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, लगभग 5 मिनट आपको स्टोरी लिखने के लिए मिलते हैं, 1 मिनट आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है जिसके बारे में हमने बात करी है, और उसके बाद 4 मिनट आप अपनी स्टोरी के लिए देते हैं। स्टोरी को लिखने के बाद आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है। नरेट करने का मतलब आप अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। अब देखिए नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट नरेशन के बाद आपका जीडी होता है, दैट मींस ग्रुप डिस्कशन होता है। जितने लोग, मान लीजिए कितने लोग यहां पर बैठे हैं, सब एक एक करके अपनी स्टोरीज को नरेट करते हैं, और जैसे ही लास्ट पर्सन अपनी स्टोरी को नरेट कर देता है आपको एक जीडी के ऊपर, या कह सकते हैं कि एक जीडी आपका करवाया जाता है। और इस ग्रुप डिस्कशन का जो एम होता है, जो टारगेट होता है, वो ये होता है कि आप सबको मिलकर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस का एम ये होता है कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबका परसेप्शन अलग होता है। पॉइंट याद रखना, परसेप्शन तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, सबका परसेप्शन अलग होता है। और परसेप्शन के बाद आपको एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना होता है। जब आप कॉमन स्टोरी के ऊपर आने की कोशिश करते तो कई बार आपने सुना है फिश मार्केट का सिचुएशन बनता है, लोग एंग्री हो जाते हैं, वॉइस ऊंची हो जाती है, अपने पॉइंट्स को लेकर आने के लिए झगड़ा होने लगता है, कई सारी चीजें होती है। और यही तो चीजें होती है, ये प्रेशर का सिचुएशन एसएसबी चाहता है कि बने। क्यों? बिकॉज आपकी रियल पर्सनालिटी उस सिचुएशन के अंदर ही रिवील होती है। आई बात समझ में? 3 मास की बात करती है, वो हिडन पर्सनालिटी, उसी को रिवील करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले? आज हम पिक्चर परसेप्शन के बारे में बात करने वाले। व्हाट इज पिक्चर परसेप्शन? अब देखिए सवाल एक आता है, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है, और कई एस्पिरेंट्स को ये चीज पता नहीं होती है। परसेप्शन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेप्शन? टेस्ट का क्या नाम है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक टीएटी टेस्ट होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वो अपरसेप्शन का टेस्ट है, परसेप्शन का टेस्ट है। परसेप्शन क्या होता है? देखिए परसेप्शन बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, किसी ने बहुत खूब कहा है। वो कहते हैं कि दुनिया वो नहीं होती है जो आपको दिखती है, दुनिया वो है जैसी आप देखते हैं। जो आपका परसेप्शन है वो सिचुएशन को डिफाइन करता है। कोई आदमी ये कहता है कि साहब ये बोतल जो है ये आधी खाली है, कोई कहता है नहीं ये बोतल आधी भरी। ये क्या? ये परसेप्शन है। परसेप्शन का क्या मतलब होता है? परसेप्शन को अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊं तो आप देखिए, परसेप्शन रिफर्स टू हाउ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रिटेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। आपने जो अनुभूति करी अपने सेंसेस के द्वारा, अपने कितने सेंस होते हैं? हमारे 5 सेंस होते हैं। आप देखिए 5 सेंस, हियर, साइट, टच, टेस्ट, स्माइल। आपने इन सेंसेस के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। अब पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर तो क्या हो रहा है? आपका केवल एक सेंस काम कर रहा है। कौन सा सेंस काम करता है? आपकी आइस, आपकी साइट। आप पिक्चर देखते हैं, आपने उस पिक्चर को सेंस किया, आपने देखा। आपने उस पिक्चर को देखने के बाद आपके अंदर की जो फीलिंग्स थी, आपका जो नेचर था, आपका जो बिहेवियर था, आपकी जो डिजायर्स थी, आपकी जो नीड थी, आपका जो मोटिव था, उन सारी चीजों के द्वारा आपने एक थॉट प्रोसेस के द्वारा कुछ परसीव कर लिया, एक धारणा बनाई उसके विषय कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर कोई किसी को बचा रहा है, यहां पर इस महिला के साथ क्या हो रहा है, या ये लड़का कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपने अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उस चीज को आपने परसीव कर लिया, और उस परसेप्शन को आपने फिर किस पे उतारा है? एक कागज पे उतारा है। ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड को नहीं देख सकता, माइंड को नहीं देख सकता, उस माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये चेक करने के लिए टेस्ट बनाया गया। आपने देखने के बाद अपने सेंसेस के द्वारा किसी चीज को परसीव किया है। परसेप्शन के लिए क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने इंफॉर्मेशन ली, कैसे ली? 30 सेकंड के लिए पिक्चर देखा, पिक्चर को ऑब्जर्व किया, चाहिए है, ये है, और उसके बाद आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपका जो कॉग्निशन प्रोसेस था, वो चालू हो गया। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका ईगो, सुपर ईगो, आईडी, ये सब के द्वारा आपने एक प्रोटैगनिस्ट, आपका जो कैरेक्टर है वो आपने जनरेट किया। आपने बताया कि कैसे वो किसी सिचुएशन को सॉल्व करता है। आप बताते, उसमें आप इंट्रोडक्शन देते कि उस पिक्चर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन पे वो क्यों आया, कंक्लूजन बताते, और क्यों आया, ये सारी चीजें आप बताते, क्या हो रहा है ये भी आप बताते। दैट इज द टेस्ट ऑफ योर परसेप्शन। याद रखना, तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तुम किस तरीके से किसी चीज को देखते हो। दैट्स वाई इसको सबसे पहले रखा गया कि आपका परसेप्शन क्या था,
आप अपने परसेप्शन को कागज के ऊपर उतारते हो, और आपका परसेप्शन आपकी सोच को बताता है, आपकी पर्सनालिटी को बताता है, आपकी हैबिट्स को बताता है, और आप उस टाइम पर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आप एक्शंस के थ्रू, और एक्शंस को आप रिटन फॉर्म के थ्रू साइकोलॉजिस्ट को बताने की कोशिश करते हैं। दैट इज द पिक्चर परसेप्शन। ये टेस्ट परसेप्शन का याद रखिएगा। और परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा तुम्हारा परसेप्शन वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी, जैसा तुम्हारा नजरिया दुनिया वैसी हो जाएगी। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करें परसेप्शन को और अच्छे से मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं। ये पिक्चर आपने देखा होगा कई बार। इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, 8 लोग होते हैं, 8 के आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद एक हाथी के पास उनको खड़ा किया जाता है, सबके आंख पे पट्टी है। अब ये अपने किस सेंसरी आउटपुट के द्वारा इस चीज को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, किस चीज के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा। इनका सेंस कौन सा, टच है। किसी ने इसकी सूंड को टच किया तो बोल दिया नहीं साहब ये स्नेक है। किसी ने इसके टस्क को टच किया, दांतों को टच किया तो क्या बोल दिया नहीं साहब ये एक स्पेयर है, एक भाला है। आपका परसेप्शन अलग अलग होता है। मेरा परसेप्शन अलग हो सकता है, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, ये याद रखिएगा। और ये टेस्ट परसेप्शन का है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। परसेप्शन कई बातों पर निर्भर करता है। तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंसी, तुम्हारा आईक्यू, इन सब के ऊपर तुम्हारा परसेप्शन डिपेंड करता है। और यही चीज देखी जाती है कि यार जो एसएसबी के अंदर लोग आए हैं उनके अंदर बेसिक चीजें हैं कि नहीं है, ये चीज टटोलने की वहां पर कोशिश की जाती है। अब एक सवाल शायद आपको अपने आप से पूछना चाहिए, ऐसी पिक्चर क्यों दिखाते हैं? क्लियर पिक्चर दिखाया जा सकता है, अपरसेप्शन क्यों नहीं करते? परसेप्शन का टेस्ट क्यों हो रहा है? वाई दे ओनली शो यू द हेजी पिक्चर? बहुत हेजी पिक्चर होती है, वाई इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती? दीज आर द हेजी पिक्चर्स, वाई? सोचिए इस बारे में। हेजी पिक्चर इसलिए दिखाई जाती है ताकि आपके परसेप्शन को जाना जाए। दिस इज द टेस्ट ऑफ योर परसेप्शन। आप क्या सोचते हैं? आपने चीज देखी हैजी, अच्छा मेरे को लगता है कि किसी को मार रहा है, अच्छा मुझे लगता है कि ये पानी में डूब रहा है, अच्छा मुझे लगता है कि ये कर रहा है। अब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? आपको एक सिचुएशन दे दी वहां पर, वो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कई बार बच्चा क्या करता है, एक स्टोरी को खाली नरेट कर देता है, वो स्टोरी बना नहीं रहा है, वो सीन को नरेट कर देता है कि साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, आपको एक चीज समझनी होगी कि लीडर कब इमर्ज होता है। लीडर इमर्जेस ओनली इन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जहां प्रॉब्लम होगी उसी सिचुएशन में लीडर इमर्ज होता है। बाकी जगह लीडर इमर्ज होता है क्या? नहीं होता है। एक लीडर को अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका कब मिलता है? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका जो लीडर है, आपका जो हीरो है उस पिक्चर का, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसका मोटिव क्या है, सॉल्व क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे किया जाता है। अब आगे बात करें कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर आपको एक स्टिमुली दी जाती है। स्टिमुली का बेसिकली मतलब होता है एक सिचुएशन दी जाती है। पिक्चर में एक सिचुएशन दिख रही है और सिचुएशन के ऊपर आप एक स्टोरी लिख के अपना रिस्पॉन्स करते हैं। अब इस सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में आपका कॉग्निशन प्रोसेस होता है। कॉग्निशन मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या देखा, और यहां पर आपको सोचने की फ्रीडम है। ये परसेप्शन का टेस्ट है, क्लियर नहीं है कुछ भी, धुंधला धुंधला सा। मुझे नहीं पता कि वो किसी को मार रहा है क्या बचा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है या भाई जुलूस निकल रहा है, वी डोंट न्यू। तुम्हारा परसेप्शन को जानने की कोशिश की जा रही है। तो परसेप्शन के अंदर यू हैव फ्रीडम टू इमेजिन दैट पिक्चर। आप उस पिक्चर के अंदर जो सिनेरियो है उसको इमेजिन करने की फ्रीडम आपको मिल जाती है। और उस फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग, आप अपने विचार के अकॉर्डिंग, आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, एक स्टोरी लिखने की कोशिश करते हो। ये चीज होती है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर। और हैजी स्टोरी देने का मतलब ये होता है कि तुम्हारी हिडन पर्सनालिटी को रिवील करने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है कि हु यू रियली आर। अगेन आई एम टेलिंग यू, अपने आप को तुमको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तुम अपने आप को चेंज करोगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसे चेंज हो जाएगा। और तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ तो वो कागज के ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। कहा जाता है ना कि इफ यू चेंज योर हैबिट्स, तुम्हारे एक्शन चेंज होते हैं, और तुम्हारे जो एक्शन चेंज हो गए तो तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। याद रखो, जैसे तुम हो वैसे ही विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। ये सीधी सी बात, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। सीधी बात है, हार्डवेयर ही खराब है तो बाहर जो चीज निकल के आएगी वो सही नहीं आ सकती, वो खराब ही आएगी। हार्डवेयर अच्छा है अंदर का, तो जो बाहर चीज निकल के आ रही थॉट के द्वारा वो बिल्कुल सही होगी। ये सीधी सी बात, इसको याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ी सी चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक पिक्चर के थ्रू मैं चीजों को बताने की कोशिश करता हूं, है ना। ये पिक्चर शायद आपने देखा होगा। ये पिक्चर है द्रौपदी स्वयंवर का। द्रौपदी स्वयंवर के अंदर जब अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगाता है
उस टाइम पर अर्जुन और पांचों पांडवों की अगर मैं बात करूं, जिसमें अर्जुन भी इंक्लूड है, उस समय पर वो राजा के वेश में नहीं होते, राजा के वेश में नहीं है, और इस स्वयंवर के अंदर अर्जुन हिस्सा लेता है। श्री कृष्ण भी स्वयंवर के अंदर होते हैं, केवल श्री कृष्ण पहचान पाते कि ये पांचों पांडव है, बाकी लोग नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? व्हाट इज द रीजन? और इसका इस बात से क्या लेना देना? जब हम पिक्चर परसेप्शन पढ़ रहे हैं तो इसका इस बात से क्या लेना देना? इसका बहुत बड़ी चीज से लेना देना है। आपका जो परसेप्शन है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जितना बढ़िया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया तुम्हारा परसेप्शन होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, उसके बात करने के तरीके से पहचान लिया कि वो अर्जुन है। दैट मीन्स ऑब्जर्व किया है। योर ऑब्जर्वेशन डिफाइंस योर परसेप्शन। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अगर खराब है तो तुम्हारा परसेप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये एक की नोट बता रहा हूं मैं पीपीएनडीटी के बारे में। अपने ऑब्जर्वेशन को सही कर लो, माइनर डिटेल्स को ऑब्जर्व करो, चीजों को ध्यान से देखो। जितना बढ़िया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया तुम्हारा परसेप्शन होगा। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कि साहब मैं कोई प्री कंसीव स्टोरी लिख दूंगा, तुमने चीजें ऑब्जर्व नहीं करी। साइकोलॉजिस्ट वही देखने की कोशिश कर रहा है, कितनी चीजों को ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं है? ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो चीजों को? अगर ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारा फेल हो गया तो कैसे तुम एक ऑफिसर बन सकते हो? पूरी दुनिया ऑब्जर्वेशन पे टिकी है, और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन डिफाइन कर रहा है ना तुम्हारा परसेप्शन। तुम्हारा परसेप्शन डिसाइन कर रहा है तुम्हारी पर्सनालिटी। तो आपका ऑब्जर्वेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन रॉन्ग करा, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग परसेप्शन। इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। कई बार क्या होता है, चीजें एग्जाम्पल के थ्रू हमको सही लगती है और एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को बताना काफी आसान होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूं। पिक्चर है, पिक्चर के अंदर मैंने आपको 30 सेकंड्स दिए कि इस पिक्चर को देखिए। अब किसी एक एस्पिरेंट्स ने, जो कि एनडीए का है, उस एस्पिरेंट ने मुझे स्टोरी लिखी कि साहब ये जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, हीरो का एक नाम दिया। नाम देना जरूरी? हाँ साहब जरूरी है नाम देना। अब कई बार बच्चा क्या करता, नाम देता है भले कॉमन सा नाम, जो कि हर किताब के अंदर लिखे कि ये नाम दे दो, वो नाम दे दो ना। अरे आपके इतने दोस्त हैं, इतने लोगों को आप जानते हो, आपको एक नाम याद नहीं हो रहा कि किस नाम का मैं अपना प्रोटैगनिस्ट, अपना हीरो बनाऊं। मान लीजिए कि बच्चे ने नाम दिया हीरो का जय। अब वो स्टोरी के अंदर एक प्लॉट बनाता है कि जय स्कूल से वापस आ रहा है। ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, और स्कूल से वापस आ रहा है तो मुझे इसके पास कोई बैग नहीं दिखा। मुझे कैसे लगा कि ये स्कूल से वापस आ रहा है? तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम एक एक लाइन लिख रहे हो कि मुझे लगा, मेरा हीरो ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, व्हाई ही इज डूइंग दैट, मोटिव क्या है उसका, नीड क्या है, रीजन क्या था करने के लिए, डिजायर क्या है, सब दिखना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात, ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो जाता है। हर चीज पे ध्यान दीजिए। ये बेसिक चीजें। आपको क्या लगता है कि 80% आउट हो रहा है बच्चा, क्यों हो रहा है? ऑब्जर्वेशन में फेल हो जाता है बच्चा। तो ये याद रखिएगा, योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग। याद रखिएगा, आप पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आपको फ्रीडम मिलती है कि अपने ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर आप एक स्टोरी बनाते हैं, अपना प्रोटैगनिस्ट, अपना एक हीरो रखते हैं। वो हीरो कुछ एक्शन करता है और किसी सिचुएशन से अपने एक्शंस के द्वारा एक पॉजिटिव आउटकम के ऊपर जाता है। आप कहते हैं ना कि पिक्चर 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है। वो चीज क्यों हुई, अभी क्या चल रहा है और अंत में क्या होगा, 3 चीजें इसी के ऊपर आपकी स्टोरी चलती। आप याद रखिए, जितना बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया आपका परसेप्शन। ट्राई टू सी द माइनर डिटेल्स इन द 30 सेकंड्स। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को चेक किया जाए। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। कई सारी स्टोरीज के द्वारा हम चीजों को समझेंगे भी। एक प्रोसेस मैं आपको छोटा सा बता दूं कि जब भी आप पीपीएनडीटी की बात करते हैं, 30 सेकंड्स के अंदर जब आप बात करते हैं, तो एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, या आपकी स्टोरी सही है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये बेसिक है। केवल इसके ऊपर आपकी स्टोरी को एनालाइज नहीं किया जाता। एक बेसिक चीज होती है। बेसिक फॉर्मूला ये है कि आपने पिक्चर को देखा, आपने सबसे पहले उसको करा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आपका जितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया आपका परसेप्शन होगा। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने चीजों को परसीव करी, दैट मीन्स आपने अपनी इमेजिनेशन का यूज किया। आपको तो एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, धुंधला पिक्चर है, क्या हो रहा है, सिचुएशन में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ये किसकी बात की जा रही है? आपके इमेजिनेशन की बात की जा रही है। आप इमेजिन करते हैं कि मेरा हीरो इस तरीके से किसी को बचाएगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा अपने ओएलक्यूज के द्वारा, अपनी क्वालिटीज के द्वारा। ये क्या इमेजिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चेक की जाती है कि आपका जो इमेजिनेशन है और
आपने जो परसीव किया है ऑब्जर्व करने के बाद, उस ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन के बीच में ये इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी का यूज आपको करना है। लॉजिकल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वहां प्रैक्टिकल नहीं थी। और प्रैक्टिकल इमेजिनेशन कब आएगी? जब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे। ऑब्जर्व ही नहीं किया तो कैसे प्रैक्टिकल इमेजिनेशन हो सकती? तो दिस इज द प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है, सिंपल सा एक फॉर्मूला। यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स। चीजों को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन के बेस पे तुम्हारा एक परसेप्शन बना। परसेप्शन बनाने के बाद तुमने एक बेस तैयार करा कि अच्छा मुझे लड़का दिख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अपनी इमेजिनेशन का यूज करके एक स्टोरी बनाई, और उस इमेजिनेशन के अंदर तुमको अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी? मुझे कमेंट के अंदर बताना, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी। लोग इंटेलिजेंट होते हैं, एक इफेक्टिव इंटेलिजेंसी होती है, एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी होती है, कॉमन इंटेलिजेंसी होती है। तीनों में बड़ा अंतर है। फौज के अंदर तुम्हारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी भी जरूरी है और इफेक्टिव इंटेलिजेंसी भी जरूरी है। दोनों जरूरी है फौज के अंदर, ये दोनों ज्यादा जरूरी, क्योंकि वहां पर 2+2+2+4 ये नहीं बताना है। वहां यह बताना जरूरी है कि 2+2+4 अगर खड़े हुए हैं तो कैसे उनको न्यूट्रलाइज करना है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकल। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे हम और बात करें। अब एक छोटी सी चीज है जो मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, बार बार मैं इस चीज के बारे में जोर दूंगा जितने भी सेशंस मेरे आगे होंगे। फाइंड योर ओन सेल्फ की हु एम आई, मैं क्या हूं। ठीक है, ये देखना पड़ेगा तुमको, मैं क्या हूं। अपनी स्टोरी को सही करने की कोशिश मत करना, कोई भी अपने आप की अपने थॉट प्रोसेस को सही करने की कोशिश करो। 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर तुम सोचोगे मेरी स्टोरी सही हो जाएगी, स्टोरी सही हो जाएगी, तुम सही नहीं हो सकते। अपने अंदर बदलाव लाओ, हैबिट्स को चेंज करो, डिसिप्लिन रहो, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करो। इसके बाद ही जब तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा तो तुम्हारी सोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो एक टास्क मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको दे रहा हूं कि आप 15 ऑयल की उसको सामने रखो, देखो मेरे अंदर किसकी कमी है, उस कमी को सुधारने की कोशिश करो, ना कि इस चीज को सुधारने की कोशिश करो कि मेरी स्टोरी में मैं ये गलत कर देता हूं, मैं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा हूं, मैं एनालिटिकल तरीके से सोच नहीं पा रहा हूं। अरे क्यों नहीं सोच पा रहे हो? क्योंकि तेरे अंदर वो है नहीं। अपने अंदर की अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखो। जब तक उस चीज को स्वीकार नहीं करोगे कैसे उस पर काम कर पाओगे? समझना पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे एक प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं मेजरली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कि जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है उस पिक्चर के अंदर आप एक सीन परसीव करते हैं। यू हैव परसीव अ सीन कि उसमें क्या चल रहा है। अब पहले आपको बताना होता है आपकी स्टोरी के अंदर शुरुआत की 2 से 3 लाइन के अंदर या 102 लाइन के अंदर भी आप बता सकते हैं कि व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन आई है वो सिचुएशन क्यों आई है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो हीरो है हीरो का इंट्रोडक्शन आप देते हैं, आप अपने हीरो की एज बताते हैं और 1-2 लाइन के अंदर आप इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है, वो सिचुएशन क्यों आई है, व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन आई क्यों है। दैट मींस पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्यों आई है। इसके बाद आप बताते हैं व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आप 7 से 8 लाइन के अंदर लगभग लिखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, वो जो सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है। दैट मींस जो पिक्चर था, पिक्चर के सिचुएशन का जो सीन है वो सीन आपको नरेट नहीं करना है, आपको बताना है कि वो जो सीन के अंदर चल क्या रहा है। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी और शुड बी अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होगी उस पिक्चर के अंदर, आपका हीरो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? अपने एक्शंस के द्वारा सॉल्व करेगा। एक्शन का मतलब ये नहीं कि हीरो के बारे में बोल दिया कि साहब माय हीरो इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज ब्रेव, ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। रॉन्ग है। आपका जो हीरो है वो अपने एक्शंस के द्वारा ही नोएल की उसको शो करता है, मुंह के द्वारा नहीं करता। मुंह के द्वारा जो व्यक्ति अपनी बोल दे कि साहब मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो व्यक्ति सही नहीं होता है। सही व्यक्ति क्या है? जो अपने एक्शन ओरिएंटेड होता है, जो वर्ड ओरिएंटेड नहीं कि जो बोला बस बोलते रह गए। ज्यादा बोलने वाला आदमी आप सब जानते हो वो करने में थोड़ा कम होता है। जो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है वो केवल अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सीधी बात है कि आप इस दूसरे पार्ट के अंदर बताते हो कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ। ये मेजर पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका हीरो अपने एक्शन के द्वारा, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल के द्वारा, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के द्वारा, सबके द्वारा क्या करता है? उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। हीरो लीडर तभी इमर्ज होता है जब सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक होती है। याद रखिएगा, सिंपल सिचुएशन है, रेगुलर सिचुएशन है, हीरो घर से आ रहा है, घर से जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका लीडरशिप क्वालिटी आप इमर्ज नहीं करवा सकते। क्या करोगे? ऐसी स्टोरी से आपको बचना पड़ेगा। आगे बात करें, लास्ट में अगेन आप कंक्लूजन करते हैं। 2 से 3 लाइन के अंदर आपका एक कंक्लूजन होता है कि आउटकम क्या निकला। ऑब्वियसली दैट आउटकम शुड बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली दैट आउटकम शुड बी पॉजिटिव। आउटकम नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर तुम कोई एक्शन ले रहे हो, यू आर इन अ सिचुएशन, सो हाउ कैन बी द कंक्लूजन
नेगेटिव। कंक्लूजन बेसिकली नेगेटिव कैसे हो सकता है? आपका कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता इफ यू आर टेकिंग एनी एक्शन। दैट मींस योर कंक्लूजन और द आउटकम शुड बी पॉजिटिव ओनली, नॉट द नेगेटिव वन। कई बार बच्चा गलती करता है कि साहब नेगेटिव पे खत्म कर दिया, कई बार कंक्लूजन बता ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि टाइमिंग की कमी पड़ गई, साहब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था क्या लिखे क्या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना। अब कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। पहली चीज, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, जो अपना पहला प्रोसेस होता है, जो 1 से 2 लाइन के अंदर आपको डिफाइन करना होता है। आप एक प्लॉट तैयार करने की कोशिश करते हैं, दैट मींस ये आपकी स्टोरी का इंट्रोडक्शन होता है। अब स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं कि साहब स्टोरी जो है आप इस तरह की लिख रहे हैं कि रोहन आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो गांव के अंदर रहता है, और जो पिक्चर है उसके अंदर आप ये बताते हैं कि आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और सीन को आप डिफाइन करते बाद में आपका ऑब्जर्वेशन खराब हो गया। दैट्स वाई जब भी आप स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, एक सही इंट्रोडक्शन लिखिए, बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखिए। बढ़िया चीज देखिए, इंट्रोडक्शन जितना बढ़िया होगा दैट मींस आपका प्लॉट बहुत अच्छा है, और जो सीन दिया गया है वो आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरलिंक होना चाहिए, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन कुछ अलग बात कर रहा है, सीन कुछ अलग ही बात कर रहा है। आपको उसके लिए सबसे पहले अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज देखनी होगी। याद रखिए कि बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाथ रखा है चेहरे के ऊपर, हाथ इस तरीके का है, लिख दिया साहब मूड पॉजिटिव है। हाउ इट कैन बी पॉजिटिव मूड? कैसे हो सकता है पॉजिटिव मूड? इसे याद रखना। दूसरा, सराउंडिंग्स एंड बैकग्राउंड्स को चेक करो। आप सराउंडिंग्स एंड बैकग्राउंड्स को भूल जाते हैं, आसपास दिख रहा है आपको, पीछे बिल्डिंग्स है या हवा चल रही है, जंगल है, स्टोरी बना दी कि आपका जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक महानगर के अंदर है, उसकी स्टोरी आपने बना दी, कमरे के अंदर है। अरे बैकग्राउंड आपने चेक ही नहीं किया। आपको माइनर डिटेल्स चेक करनी है। बॉडी लैंग्वेज देखो, सराउंडिंग देखो, बैकग्राउंड देखो। नेक्स्ट, माइनर डिटेल्स को चेक करो। दैट मीन सीधी बात है साहब, ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही। जितना बढ़िया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया तुम्हारा परसेप्शन। ऑब्जर्व माइनर डिटेल्स को ऑब्जर्व करना, यू हैव टू ऑब्जर्व द वेरी 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 माइनर डिटेल्स। जितना बढ़िया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट तुम्हारा परसेप्शन होता है वहां पे। आगे बात करें, अगेन लीडर इमर्जेस इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आपका लीडर इमर्ज होगा, नॉट मेयरली कि आपने बढ़िया एक रिस्पॉन्स दे दिया कि मेरा हीरो ये है साहब, इस स्कूल में पढ़ता है, कोई समस्या नहीं है, स्कूल से घर आ रहा है और घर आके सो गया, ये मैंने स्टोरी बना दी। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं थी उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अननेसेसरी बहुत नेगेटिविटी घुसेड़ देनी पिक्चर के अंदर, बट देखो सीधी सी बात है, आपको जानने की कोशिश की जा रही है। वो पिक्चर दिया इसलिए गया है कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम। अब देखो उस पिक्चर को, हर पिक्चर के अंदर एक छोटा सा क्लू होता है। अब इस पिक्चर के अंदर क्यों हाथ पे ऐसा रख के जा रहा है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कॉज क्या है इसका? क्लू है। इसी पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, क्यों है, क्या हो गया? हीरो बैठा है वहां पे रो रहा है, सिचुएशन है वो, तुम क्या करोगे उसके अंदर? ये रिस्पॉन्स देखना चाहता है तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि तुम्हारी थॉट प्रोसेस साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता कि रियल में तुम्हारी सिचुएशन वो होगी कि नहीं होगी। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर तुमको पुट करता है कि तुम होते तो क्या करते। समझो, ये तुमको जानने का टेस्ट है, ये इसलिए जानने का टेस्ट नहीं कि तुम कितना बढ़िया स्टोरी लिख देते हो। तुम क्या करते, व्हाट वी विल डू, और हम क्या करते हैं, मगअप करके आ जाते स्टोरी। कैसी स्टोरी आए ना तो अवॉइड ही कर देना इसको। नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। अरे क्यों पॉजिटिव बना दो? दिख रहा है नेगेटिव सिचुएशन है, क्यों बोल दूं मैं कि नहीं नेगेटिव नहीं है, रिहर्सल कर रहे थे वो लोग। तो ये नहीं चलता। उस सिचुएशन को देने का रीजन है साइकोलॉजिस्ट का, वो जानना चाहता तुम कैसे रिएक्ट करोगे उसके ऊपर, तुम क्या करोगे, तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, जब आप ये बताते हैं, जो दूसरा पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग के अंदर क्या आप पूरा एक्शन इसी के अंदर बताते हो। मतलब ये मान के चलो कि आपका 80% जो पार्ट है जिसमें आप अपने हीरो के ओल क्यूज दिखाते हो, स्टोरी का प्लॉट आपने बना दिया साहब, इंट्रोडक्शन की तरफ क्या हो रहा है उस सीन को आप डिफाइन करते हो, उसमें बताना होता है कि आपका हीरो कुछ करता है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योर हीरो डिड समथिंग, कुछ करता है वो, रीजन व्हाई ही डिड, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। मोटिव क्या है, क्यों कर रहा है हीरो ऐसा, वो मोटिव जस्टिफाई होना चाहिए। मोटिव क्या है सर? मोटिव ये है कि घर जाना था इसलिए। मोटिव क्या है सर? मोटिव ये है कि मेरे को है ना किसी दुकान से जाके कोई चीज खरीदनी थी इसलिए मैंने ये कर दिया ना। यार मोटिव शुड बी स्ट्रॉन्ग, लोगों को बचाना था, अपने लाइफ में ऊपर जाना था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर से किसी को निकालना था। योर मोटिव शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मोटिव तुम्हारा सही होना चाहिए। मोटिव कई बार कमजोर रख देता है बच्चा, क्यों कमजोर रख रहे? मोटिव शुड बी स्ट्रॉन्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ ही डिड,
कैसे कर रहा है यार वो, कैसे किया उसने, क्या एक्शंस लिए, एक्शन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सोशली एडप्टेबल एक्शंस है कि नहीं, कि सोशली सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी एक्शन को, लड़की को बचाना है कि भगा के लिया है बचाने के लिए, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि नहीं, तुम्हारे एक्शंस को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है कि नहीं एक्शंस, कि ऐसी बस हवा में बातें कर रहे हो, अपने आप को ऋतिक रोशन समझ लिए। प्रैक्टिकल एक्शंस की बात की जाती है, हाउ ही डिड, कैसे करता है, और इस पोर्शन के अंदर आप अपने हीरो के एक्शंस के द्वारा उसके OLQ दिखाते हो। इफेक्टिव इंटेलिजेंसी की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कैसे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे रिसोर्सेस का यूज कर रहा है, प्लानिंग, क्रिटिकल प्लानिंग, एक के बाद एक, ये एक्शन लिया फिर ये लिया फिर ये लिया। कई बार बच्चा क्या करता है, इतने OLQs दिखा देता है कि पूरे OLQs की बाढ़ लगा देता है। ये बहुत गलत है, बाढ़ नहीं लगानी है, कि OLQs की बाढ़ लगा दी तुमने कि भैया मेरा हीरो ये भी करता है, मेरा वो भी करता है, हीरो ये भी करता है, ये भी कर रहा है, और देखो सारी क्वालिटीज मेरे हीरो के अंदर। यू कैन नॉट डू दैट, वो तुम डेस्परेटली बता रहे हो, तुम रियल में वो नहीं करते। तुमको जानने की कोशिश है, अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश मत करो। याद रखो, कोई भी स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, नेचुरल स्टोरी, तुम्हारा नेचुरल रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट होता है। तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तो वो आ जाएगी, दिख जाएगी, वो अभी दिखा दोगे। फिर अगर मान लो कि भी तुमने इधर उधर हाफ का कर दिया, बनी बनाई पुरानी स्टोरी प्री कंसीव लिख दी, टीएटी में क्या करोगे? टीएटी 80% वेटेज रखता है, एसआरटी के अंदर क्या करोगे? चलो एसआरटी का तो कोई बहुत वेटेज नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं तुमसे, 10% का वेटेज मान लो, स्टिल 70% टीएटी रख रहा है, 10% एसआरटी रख रहा है, 10% डब्ल्यूएटी रखता है, 10% एसडी रखता है। सब मैच होने चाहिए, सब मैच होने चाहिए कि पीपीडीटी में तुम क्या लिख रहे हो, टीएटी में अलग ही लिखते हो और एसआरटी में तुम अलग ही इंसान दिख रहे हो। दैट मींस झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करना। कैसे तुम्हारा हीरो का डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब अगेन मोटिव, कितनी बार गिरने के बाद उठ रहा है, ऑड सिचुएशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर कैसे सोच रहा है, ये आप बताते हो, और लास्ट में क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये सारे OLQs आप बताते हो, और OLQs बताने के बाद जो लास्ट पॉइंट आपका होता है, दैट इज व्हाट इज द आउटकम। आउटकम क्या है? बट आउटकम से पहले एक चीज याद रखना, आपके हीरो के जो एक्शंस है, दैट एक्शन शुड बी इन प्रैक्टिकल मैनर। यूर हीरो नॉट अ सुपर हीरो। आई बात समझ में? यू आर अ नॉर्मल पर्सन। साइकोलॉजिस्ट जानना चाहते कि तुम होते तो तुम क्या करते। साइकोलॉजिस्ट ये नहीं जानना चाहता कि जेम्स बॉन्ड होता तो जेम्स बॉन्ड क्या करता। तुम होते तो तुम क्या करते, वो तुमको जानने की कोशिश कर रहा है। तो दिमाग में कोई मूवी मत चला। अप्रोच रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच जो नॉर्मल हो सकता है। अब अनरियल अप्रोच कर रहे, नहीं साहब हम तो ये कर देंगे, नहीं साहब हम तो ये कर देंगे, मेरे हीरो ने ये कर दिया, मेरा हीरो तो ये लेके आ गया 1 करोड़ लेके। योर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। आगे लॉजिकल अप्रोच विच इज मिसिंग, रीजनिंग एबिलिटी की बात है, करेंगे बात। लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, सिचुएशनल डिमांड अप्रोच होना चाहिए कि यार सिचुएशन क्या कर रही है और मैं अप्रोच क्या कर रहा हूं। सिचुएशन डिमांड ये करती है कि मुझे तत्काल एक्शन लेना चाहिए, मेरा अप्रोच ये कि मैं वेट कर रहा हूं। प्रॉब्लम जो है उसको तुरंत सॉल्व करना है, मेरा अप्रोच ये कि साहब मैं वेट कर रहा हूं कि कोई आए और इस प्रॉब्लम को मेरे साथ देके सॉल्व करवाए। क्यों मैं वेट कर रहा हूं? क्योंकि मेरा जो पुरानी स्टोरी मैंने पढ़ी थी ना, उसमें यही लिखा था, या मेरा OLQs तभी होगा जब वो मैं टाइम लगाऊंगा, कोई आएगा और मेरे साथ काम करेगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को दिखाने की मैं बड़ा कोऑपरेटिव हूं, 4-5 लोगों के साथ कोऑपरेशन करता हूं। सिचुएशनल डिमांडेड अप्रोच रखना पड़ेगा। आग लगी है घर में तो खुद को भी करना पड़ेगा, ना कि वेट करूंगा फायर ब्रिगेड आएगी फिर हमने स्टार्ट करा। ना, यू कैन नॉट डू दैट। सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब करने के बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं व्हाट इज द आउटकम। आउटकम क्या है स्टोरी का, क्या आउटकम आया? ऑब्वियसली आउटकम शुड बी पॉजिटिव, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउटकम बढ़िया ऐसा आ गया कि लग रहा है कि हाँ क्या क्या बात है। रीजनेबल आउटकम होना चाहिए एंड नो रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड मत दो, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया उसके बाद इतने पैसे मिल गए। अपने आप को रिवॉर्ड देना मतलब क्या? तुम्हारी जो एक थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ नीड्स के सबसे नीचे वाले में चले जाओगे कॉलम में, तुम 5 नीड्स होती है, सबसे नीचे वाली नीड में चले जाओगे जो बेसिक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो दीज आर द मेजर इश्यूज, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा, और ये कुछ चीजें आपको बहुत 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 ध्यान रखनी है, बिकॉज जब साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी को चेक करते हैं, आपकी स्टोरी के द्वारा आपका मोटिव क्या था, तुमने क्यों किया ऐसा, थिंकिंग क्या थी, क्या सोच रहे थे उस टाइम पर, आपकी स्टोरी से समझ में आ जाता है। तुम्हारे जीवन की वैल्यूज, तुम्हारी नीड्स, तुम्हारा बिलीव, तुम्हारी डिजायर्स सारी सामने आ जाती है तुम्हारी स्टोरी के द्वारा। तुम छुपाने की कितनी भी कोशिश करो वो बाहर आ जाएगी। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कुछ सैंपल पिक्चर्स को हम देखेंगे, कुछ सैंपल स्टोरीज के बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि इसके अंदर
क्या चीजें मिसिंग है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इन स्टोरीज के द्वारा हम ये बात करेंगे, प्रैक्टिकल स्टोरीज देखेंगे जो रियल में एस्पिरेंट्स ने लिखी है, उनको मैं एनालिसिस करूंगा आपके सामने और उसमें बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है। एक्जैक्टली जो नहीं करना है दैट मींस इसके अपोजिट करना है। आपकी थिंकिंग किस तरह की होनी चाहिए, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो प्रॉब्लम आती है उससे, पहली जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बट अनफॉर्चुनेटली स्टोरीज के अंदर मिसिंग होती है, दैट इज द रीजनिंग एबिलिटी। इसको मदर ऑफ OLQ कहा जाता है, तर्क करने की क्षमता। आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी वो आपकी इंटेलिजेंस से जुड़ी है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से भी जुड़ी होती है। अब रीजनिंग एबिलिटी होती क्या है, इसके रीजन है इसके पीछे कि इसको मदर ऑफ ऑल OLQ क्यों बोलते हैं। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा कमी व्यक्तियों के अंदर है, लोगों के अंदर है, एस्पिरेंट्स के अंदर है, वो रीजनिंग एबिलिटी की कमी। नहीं पता किस तरीके से, कब, क्या, कैसे, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को हल करना है, कैसे किस समय पर क्या बात बोलनी है, कैसे किस समय पर क्या सोचना है। 4 प्लान से मेरे पास कौन से प्लान को चूज करूं कि सही सोल्यूशन निकल जाए। तर्क करने की क्षमता की कमी होना। अब क्या होता है कि जब आप स्टोरी लिखते हैं, अब स्टोरी आपने लिखी, पिक्चर को देखा, आपने क्या करा, आपने परसेप्शन गलत कर दिया। परसेप्शन गलत क्यों? ऑब्जर्वेशन गलत है। याद रखना, जितना गलत ऑब्जर्वेशन उतना गलत परसेप्शन होगा। दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन सही करो, परसेप्शन अपने आप सही हो जाएगा। अब क्या किया रीजनिंग एबिलिटी के अंदर कि आपने एक स्टोरी बना दी, पर उसमें उस स्टोरी के अंदर आपने बेसिक चीजों को फॉलो नहीं किया। रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? आप देखिए डेफिनेशन देखिए, द पावर ऑफ इफेक्टिवनेस, द प्रोसेस एंड द स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ड्राइंग इंटरफेसेस, रीचिंग कंक्लूजन, अराइविंग एट अ सॉल्यूशन एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। जो कर रहे हो आप, जो डिसीजन लेते हो आप, जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो, आपका जो प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो, जो एक्शन ले रहा है, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? वो जो रीजन है वो रीजनेबल है कि नहीं? तर्क दे सकते हो उस रीजन का कि इसने ऐसा क्यों किया, तो क्यों किया। उसने किसी लड़की को बचाया तो क्यों बचाया, ऐसा क्यों करा उसने, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। यह काफी मिसमैच होता है। आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हो, आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हो, आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हो, कैसे आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी का यूज करते हो। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। ये जो मूवी है आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन की काफी फेमस मूवी आई थी लक्ष्य। लक्ष्य का एक सीन है, सीन के बारे में ज्यादातर एस्पिरेंट्स को पता होगा कि सामने से नहीं जा सकते। दुश्मन पहाड़ी पे खड़ा है, सामने से नहीं जा सकते। क्या किया जाए? सामने से जाएंगे तो जो ऊपर है, जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको ज्यादा एडवांटेज है। आप निशाने पर होते हैं उसके। यहां पर तर्क शक्ति का यूज किया जाता है, रीजनिंग एबिलिटी का यूज किया। क्या किया? प्लान बनाया कि नहीं सब आगे से नहीं जाते, पीछे से जाते, दुश्मन को पता नहीं लगेगा। प्लानिंग के द्वारा रात को जाएंगे, इतनी बजे यहां तक पहुंच जाएंगे, सुबह तड़के हमला करेंगे। क्या था? प्रॉपर प्लान। रीजनिंग एबिलिटी, रिसोर्सेस थे, उसका यूज किया, पूरी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया। रीजनिंग एबिलिटी किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। पिक्चर्स के अंदर ये रीजनिंग एबिलिटी अनमैच करती है। आपका जो हीरो जिस तरीके के एक्शन ले रहा है उसमें उसकी रीजनिंग एबिलिटी नहीं दिख रही, आप पता नहीं क्या ही बात कर रहे हो। दैट्स व्हाई ये चीज आपको करनी पड़ेगी। एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए पिक्चर दिखता है, इस पिक्चर के अंदर बच्चा गलती क्या करता है कि साहब मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिस, साहब स्कूल से आ रहा है, बैग का है। साहब मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है, ही इज कमिंग फ्रॉम द कंपटीशन, क्रिकेट मैच खेल के आ रहा है, क्रिकेट मैच खेल के आ रहा है, तो वेयर इज द क्रिकेट किट। आप जो भी परसेप्शन करते हो, आपके परसेप्शन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं। आपका जो तर्क है उस तर्क को आपको प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज द मेजर इशू। अब कुछ स्टोरीज के द्वारा भी हम चीजें समझते हैं। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिसके कारण क्या होता है कि लगभग 80% बच्चे इस पूरे टेस्ट के अंदर बाहर हो जाते। दैट इज द पुअर एनालिटिकल स्किल। एनालाइज नहीं कर पाते चीजों को। अब एनालिटिकल स्किल क्या होती? देखिए क्या होता है, किसी चीज को केवल देख लेना और किसी चीज को देखने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको समझना कि वो है क्या सिचुएशन। कई लोग क्या होता है, रिस्पॉन्स देख के कर देते तत्काल। कुछ लोग क्या करते हैं, उन चीजों को एनालाइज करते हैं, टटोलते हैं, क्या समस्या है, कितने आउटकम है, बेस्ट आउटकम क्या है। और यहां पर प्रॉब्लम यही आती है कि आप जिस तरह की स्टोरी लिखते हैं उसमें आपका एनालिटिकल स्किल बहुत मिसिंग होता है। आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, आप एनालाइज कर ही नहीं पाते कि साहब चल क्या रहा है। अब इसको देखो, एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। एक एस्पिरेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, आप मुझे बताइए कि इसका एनालिटिकल स्किल कितना है, क्या है। दिस वाज द पिक्चर, ये पिक्चर था। 30 सेकंड्स के लिए इस पिक्चर को दिखाया गया। हालांकि ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर पिक्चर था, बट स्टिल इस पिक्चर के द्वारा बच्चा इस पिक्चर को देखकर ऑब्जर्व करता है। इस पिक्चर के अंदर क्लियरली हम देख रहे हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3। बच्चे ने
एस्पिरेंट ने 3 कैरेक्टर्स लिखे हैं। मेल एज 20 ईयर्स, ठीक है साहब। दूसरा पर्सन, समझ नहीं आ रहा, अब साहब पर्सन लिख दिया 18 ईयर्स पॉजिटिव मूड। तीसरा फीमेल 17 ईयर्स। आपने पिक्चर को ऑब्जर्व किया ही नहीं, पहली चीज आप यही गलत हो गए, आपने पिक्चर को एनालाइज नहीं किया। पुअर एनालिटिकल, पुअर ऑब्जर्वेशन स्किल। तीनों मेल से, यहां पर तीनों मेल है और आप यहां पर लिख रहे हैं कि साहब ये मेल है, ये पर्सन है और ये फीमेल है। हाउ इट्स पॉसिबल? चलिए ठीक है, आगे बात करें। देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन माई स्टोरी, रमेश एंड आजाद। 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है रमेश, दूसरे का नाम आजाद है। पता नहीं, उम्र नहीं लिखी भाई साहब ने, ये नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं। याद रखिए आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या बताता है? व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन पे क्या चीज आपको ले गई, ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन आ गई। अब क्या बता रहा है बच्चा आगे? माई स्टोरी हीरो नेम इज आजाद। आजाद इज द सन ऑफ रमेश। अब देखो यहां पर आजाद इज अ सन ऑफ रमेश। अगर आजाद रमेश का सन है तो कैसे पॉसिबल है कि पिताजी 20 साल के, बेटा 18 साल का? वाई दिस हैपनिंग? दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पुअर एनालिटिकल। एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना। और एनालिटिकल स्किल, आपका जो एनालाइजेशन है, आप जिस चीज को एनालाइज करते हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन पे टिका है। आपका परसेप्शन आपके ऑब्जर्वेशन पे टिका है। प्री कंसीव्ड स्टोरी लिखा होगा कहीं से, ध्यान नहीं दिया और लिख दिया। आजाद इज सन ऑफ रमेश। आजाद इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। सेकंड मिस्टेक, आप अपने हीरो के जो ओएल क्यूज है वो आप उसके एक्शंस के द्वारा बताते हैं, ना कि मुंह से बोल के कि साहब ये तो ब्रेव है, साहब इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साहब ये रिस्पॉन्सिबल बॉय है। ना, यू कैन नॉट डू दैट। आपके एक्शंस के द्वारा आपके जो है ओएल क्यूज प्रूव होते हैं ना। जीवन के अंदर आपकी पर्सनालिटी कैसे बनती है, आप कैसे बताते हो लोगों को कि आप ऑनेस्ट आदमी हो? मुंह से बोल के बताते हो क्या? नहीं, आप एक्शन करते हो और फिर बोलते हो कि ऑनेस्ट आदमी। आप इंटेलिजेंट हो कैसे प्रूफ करते हो? आप कोई काम करते हो जो इंटेलिजेंसी वाला, फिर आप प्रूफ करते हो कि हाँ आप इंटेलिजेंट आदमी हो, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। कैसे बोलते हो, कैसे प्रूफ करते हो? आप बोल के प्रूफ थोड़ी करते हो टीचर से कि मैम मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं या सर मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। आप अपने एक्शंस के द्वारा उसको प्रूफ करते हो। तो जब आप स्टोरी के अंदर लिखते हो तो आप डायरेक्टली अपने ओएल की उसको नहीं लिख सकते। तो यहां पर 2 मेजर मिस्टेक्स हमने देखे स्टोरी के अंदर। पहला, एनालाइज नहीं कर पा रहे, पुअर एनालिटिकल स्किल, एक्शंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे। दूसरा, ओएल की उसको शो कर दिया और मुंह से शो कर दिया। आई वांट कि आप सारे एस्पिरेंट्स स्टोरी को पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसमें और क्या गलती है। प्लॉट क्या सही था? देखिए पहली चीज ऑब्जर्व, क्या मेरा जो इंट्रोडक्शन है क्या वो सही है? अगर दिख रहा है साहब गांव की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं लिखता हूं कि साहब रमेश मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है वो इज 21 ईयर्स ओल्ड, वो शहर से गुजर रहा था, शहर से गुजर रहा था। अगर तो यहां पर ये 3 कैरेक्टर्स कैसे आ गए? और एक कैरेक्टर जो है साहब वो बैलगाड़ी चला रहा, खेती कर रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? पुअर एनालिटिकल स्किल। और अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर द पिक्चर टेस्ट। जितने भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है जिसमें आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, टीएटी, पीपीएनडीटी की मैं बात करूं, ऑब्जर्वेशन इज द की। इसको याद रखिएगा, अपने ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव कीजिए। सेकंड जो मेजर इशू आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, अवॉइडिंग दिस सिचुएशन। सिचुएशन को अवॉइड किया जाता है, कई बार सिखा दिया जाता है कि साहब नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टोरी, साहब नेगेटिव पिक्चर को है ना ये बोल देना कि साहब ये हो रहा है, ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो एक प्रैक्टिस चल रही थी या एक मूवी के अंदर सीन चल रहा था। सिचुएशन को अवॉइड करते हो आप लोग। जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर पहली चीज, जब 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने कोई पिक्चर आता है, व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट थिंग द बॉडी लैंग्वेज, द मूड ऑफ द कैरेक्टर, द बैकग्राउंड। 3 चीजें आप देखते हैं। क्या? फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखो, समवन पुटिंग हिज हैंड ऑन हर नेक, से गले दबा, दिख रहा है साफ क्लियरली। बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि साहब दोनों जो है वो शायद पॉजिटिव मूड के अंदर या नेगेटिव के अंदर है, आप बताइएगा मुझे। अब क्या होता है कि सिचुएशन को अवॉइड कर दिया। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की जब मैं बात करता हूं, ये जो पिक्चर है ये चीज आई क्यों? ये सिचुएशन है आपकी, दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ये सिचुएशन कैसे आई पहले आप ये बताते हो, फिर बताते हो कि साहब आपका जो हीरो था, आपका जो प्रोटैगनिस्ट था, उसने सिचुएशन में क्या किया। हीरो है, अच्छा ही काम करेगा, अपने ओएल क्यूज का यूज करके सिचुएशन को उसने अवॉइड करा होगा, कुछ एक्शंस लिए होंगे, क्या किया और लास्ट में कंक्लूजन क्या था। कई एस्पिरेंट्स ये करते हैं जो किसी कहने में आके तो मैं नहीं बोलूंगा, बट सुन लेते कहीं पर कि साहब नेगेटिव पिक्चर दिखे ना तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना। नेगेटिव पिक्चर नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन है, और ये आपके हीरो की, आपके प्रोटैगनिस्ट की ड्यूटी है कि वो अपने ओएल क्यूज के द्वारा उस सिचुएशन को पॉजिटिव कर दे, एक प्रॉपर आउटकम पर लेकर आए। प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बट कई बार क्या किया जाता है, ट्राई टू अवॉइडिंग द सिचुएशन, सिचुएशन ही अवॉइड कर दी साहब, सिचुएशन अवॉइड कर दी। प्ले चल रहा था, एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा है,
द प्रोटेगनिस्ट ऑफ माई स्टोरीज अहिल्या। अहिल्या एंड एक और नाम लिखा है लिव इन अ आश्रम इन केरला, बोथ हैव प्रैक्टिस्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट। दैट मीन्स सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बता दिया कि साहब ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्ले कर रहे हैं। पहली चीज में गलती ऑब्जर्वेशन में, जिस तरह के कपड़े पहने गए वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अंदर नहीं पहने जाते। ये जो पोजीशन है एमएमए के अंदर, इस तरह की पोजीशन एमएमए के अंदर नहीं होती। कैसे आप बोल सकते हो कि एमएमए है? एमएमए के अंदर किसी भी व्यक्ति का गला नहीं दबाया जाता है। आपकी हर चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। दैट मीन सीधा क्लियर हो रहा है कि आप इस सिचुएशन को क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो। आपके अंदर क्षमता नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने की। इस तरह की स्टोरीज नहीं लिखनी है आपको। आप देखिए, याद रखिएगा, जो पिक्चर आपको दिया गया है, आपको मेयरली उस पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, बट एटलीस्ट आपको दिखाना होता है कि ये जो चीज आई है, सिचुएशन आई है, इसमें मेरा हीरो क्या मेरे वेल क्यों दिखा रहा है, आपका मोटिव क्या है। मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका हीरो कोई एक्शन लेता है, उसका मोटिव क्या है, उसका डिजायर क्या है, क्या करना चाहता है और कैसे करता है। ऐसे तो नहीं करता कि साहब वो सोशल नॉर्म्स को तोड़ दिया उसने और वो काम कर लिया कि लड़की को बचाना था तो पापा से झूठ बोला, मम्मी से झूठ बोला और लड़की को बचा लिया। क्या सोशल नॉर्म्स है फिर उसके? और फिर आप क्या करते हो, फिर एसआरटी के अंदर आप लिखते हो कि माय पेरेंट्स आर गॉड फॉर मी। मां तुम अपना क्या कर रहे हो, पीपीरीटी टीएटी के अंदर मम्मी पापा से झूठ बोल रहे हो, और यहां क्या लिखते हो एसआरटी के अंदर कि नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहे हैं। तो रटना नहीं है। याद रखिएगा कि इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करना है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के द्वारा सिचुएशन को हैंडल करना है। व्हाट वी वांट इन द फोर्सेस, वी वांट द पीपल हु कैन हैंडल द सिचुएशन। हमको एस्केपिज्म वाला आदमी नहीं चाहिए कि सिचुएशन देख के भाग गया, सब अवॉइड ही कर दी सिचुएशन। यहां पर समझ में आता है आप सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये जहां भी आप सुनते हैं कि साहब ऐसा है तो ये कर देना, ये नहीं करना। ओके, हैंडल द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नंबर 2, जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो बहुत कई बार देखने को मिलती है, बट इस प्रॉब्लम के अंदर जब आप अवॉइड करते हैं सिचुएशन को, तो देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। मेजर ये आती है कि साहब आपका थॉट प्रोसेस बड़ा पुअर है, आप सोच ही नहीं पाते। और पुअर थॉट प्रोसेस डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है लेस मेंटल डेवलपमेंट। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका थॉट प्रोसेस इतना कमजोर है कि आप इससे ज्यादा ऊपर सोच ही नहीं पाते। रिलेशनशिप में गलती करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देंगे। साहब दिख रहा है लड़का, पिक्चर में दिख रहा है लड़के की दाढ़ी आ रही, बड़ी उम्र का है, सफेद बाल है, लड़की बड़ी छोटी दिख रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिया, रिलेशनशिप गलत बना देते। तो ये आपका पुअर थॉट प्रोसेस प्रदर्शित करता है। पुअर थॉट प्रोसेस डायरेक्टली इंडिकेट करेगा कि आपका मेंटल डेवलपमेंट लेस हुआ है। एक्सपोजर कितना मिला, क्या मिला, आपके पीआईक्यू फॉर्म के अंदर पता है उसको, पर आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, उससे ज्यादा बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे। वाई? आप जब रिलेशन बनाते हैं, आपकी स्टोरी के अंदर जो दो लोग हैं वो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी सोच दिखती है उसके अंदर, ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर बारीक चीजों को जज किया जाता है, हर बारीक चीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट, शो OLQ इज नॉट ओनली नरेटेड। कई बच्चे ये करते हैं कि मेजर मिस्टेक है, अगर कोई पिक्चर सामने आती है तो पिक्चर के सीन को नरेट कर दिया है। सामने इंट्रोडक्शन आपने लिखा, इंट्रोडक्शन अगर आपने दे भी दिया तो आप वहां पर सिर्फ उस सीन को नरेट कर रहे हैं। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। दिस इज द पिक्चर कि साहब यहां पर एक लड़का है, द बॉय, एज मे बी 20-25, अ गर्ल इज लेइंग ऑन द बेड, पास में किताबें रखी हैं, द बॉय इज वेयरिंग द टाई। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट। प्रूव करना पड़ेगा किताब क्यों रखी है, व्हाई, क्या रीजन, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। योर परसेप्शन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि मैंने ऐसा परसीव क्यों किया है। देखेगा वो साइकोलॉजिस्ट, और डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्जर्वेशन। किताब क्यों रखी है, टाई क्यों पहनी है, इफ शी इज लेइंग, व्हाई शी इज लेइंग। अब यहां पर जो बच्चे ने स्टोरी लिखी है, द सीन इज शो इन द पिक्चर इज वेरी क्लियर। ऑब्जर्व दैट द सीन takes place in the room which contain basic needs equipment and some books on table and girl laying on the bed and a boy standing, but the observing in the shows that by the girl hand picture it seems like that she is serious health issues and the boy cover her face by her hand to face his Seema's emotion। कैरेक्टर का नाम सीमा दिया बट बताया नहीं साहब कैरेक्टर का नाम क्या है, उम्र क्या है नहीं बताया, और सिर्फ सीन को डिस्क्राइब कर दिया। What he is doing, he is merely describing the scene। आपको सीन को डिस्क्राइब नहीं करना है। डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब द सीन कि अभी साहब ये सीन में क्या चल रहा है ना, टू मेक अ प्रॉपर स्टोरी। कई बार बच्चा गलती ये करता है कि यहां पर लिखा है कि आपको OLQ शो करना है, तो OLQ उसकी बाढ़ ला देता है। साहब मेरा हीरो ये भी करता है, मेरा हीरो ये भी है,
मेरे हीरो ने फिर ये करा, ये भी करा, और लास्ट में साहब उसने ना जितना पैसा था जो भी था उसको दान वान करके और ये कर दिया। आप क्या करते हो? आप बाढ़ ला रहे हो OLQ की। डोंट डू दैट। कई बार बोल दिया जाता है कि साहब एक्शन ओरिएंटेड रहो, इतने एक्शंस लिख दो और सारे OLQ जितने 15 है ना सब बता दो अपने हीरो के। आपकी स्टोरी रियल नहीं लगेगी। आप मगब करके आए फिर कहीं से। डोंट डू दैट। आपको अपने OLQ शो करने जो एक नॉर्मल आदमी शो कर सकता है उस सिचुएशन के अंदर। अब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट के अंदर मेरी ब्रेवरी, मेरा करेज, मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग में शो कर रहा हूं। अब आप सोचो कि जो 15 बचे हुए OLQs हैं, जो बाकी बचे वो भी मैं शो कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ट्राई टू शो दैट मच OLQ जो कि उस टाइम पर रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी एक्शंस को पुट नहीं करना है आपको। ये एक मेजर मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इनको। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको लेकर याद रखिएगा, इस चीज के ऊपर आपको चेक किया जाएगा, बिकॉज ये आपके प्रोटैगनिस्ट के मोटिव को दिखाता है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर प्रोटैगनिस्ट? जो आपका प्रोटैगनिस्ट कर रहा है, जो आपका हीरो कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? देयर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सी आई हैव रोट इट 2 टाइम्स, वेरी वेरी, 2 बार लिखा है मैंने चीज। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके परसेप्शन का। आपका जो परसेप्शन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि साहब ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई ही इज डूइंग दैट। ऐसा नहीं, अगर आपने साइकोलॉजिस्ट को लगा कि आपके परसेप्शन का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो आपकी स्टोरी क्या है? मगब स्टोरी। आप कहीं से रट के आ गए हो साहब, प्री कंसीव्ड स्टोरी है और आप यहां पर उस स्टोरी को चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। 50-60 स्टोरी रट ली कि ये पिक्चर आया ना तो बस ये लिख देना, ये पिक्चर आया तो ये लिख देना ना। आपका जो परसेप्शन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। सेम पिक्चर, बच्चे की स्टोरी, मेल 22 फीमेल 21, मूड नहीं लिखा, हालांकि मूड नेगेटिव पॉजिटिव बताना बहुत जरूरी है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। स्टोरी क्या लिखते हैं देखिए। In this picture आप perceive 2 characters and his names are। देखिए अब क्या होता है ना, याद रखिएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको बहुत नहीं करनी है। पॉइंट याद रखिए। राइटिंग ठीक है, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ी जा सके, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा मत कीजिए। हालांकि बहुत मायने नहीं रखती है वो चीज, बट ट्राई कीजिए कि सही ग्रामर आप वहां पर लिखें। अब देखिए क्या लिखते हैं यहां पर। इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स एंड हिज नेम्स आर रोहन एंड रानी। ठीक है साहब, नाम भी एक जैसे लिख दिए रोहन रानी, पर ठीक है चलिए, एनडीए का एस्पिरेंट है, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनडीए है, चल जाएगा। आगे, रोहन इज द हस्बैंड ऑफ रानी। ठीक है साहब, रोहन की उम्र कितनी बताइए? 22 साल है, रानी की 21 साल है साहब। चलिए ठीक है, 22 साल का है, 21 साल की शादी कर ली, कम उम्र में शादी कर रहे हैं, पर ठीक है चलिए मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर शादी की उम्र इतनी है लड़का लड़की की। आप बताइएगा नीचे कमेंट में, है क्या ये उम्र सही थी? यस और नो बताइए, पर ठीक है परसीव कराया बच्चे ने। आगे, रानी वॉज इल फ्रॉम अ मंथ, रोहन वॉज वेरी पुअर। सब रानी जो है वो 1 महीने से बीमार है, 1 महीने से रानी बीमार है, स्टिल शी इज इन होम। क्यों बीमार है? इसका रीजन क्या है? इस परसेप्शन का क्या कारण है कि रानी बीमार होते हुए भी घर में? तो यहां पर लिखा है कि रोहन वॉज वेरी पुअर। अच्छा, वॉज वेरी पुअर, पहले पुअर था, अभी है कि नहीं नहीं पता, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पर ठीक है मान लेते हैं। बट ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ जॉब, कि साहब वो पुअर है बट वो जॉब करने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, he wants to hospitalize his wife and he wants own a new house but he did not find any job। कि साहब वो वाइफ को भी हॉस्पिटलाइज करना चाहता है, नया घर भी लेना है उसको भाई को, बट वो कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज जॉब नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, आगे यहां पर लिखते हैं, he is so sad but his wife illness increases day by day and he's decided to find a job। जब वाइफ की हेल्थ इंक्रीज हुई डे बाय डे, तो उसके बाद उसने जॉब करने का सोचा। तो उससे पहले रोहन क्या कर रहा था? आगे बात करें, एंड दैट्स व्हाई ही गिव मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जॉब की जरूरत अभी है, जॉब की जरूरत अभी है, और एग्जाम कौन सी दे रहा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद कम से कम 1 साल का समय लगेगा ज्वाइन करने में। किसकी कमी? एनालिटिकल स्किल की कमी, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी, ऑब्जर्वेशन की कमी। इस परसेप्शन को वो प्रूव नहीं कर पा रहा है। आगे बात करते हैं, एंड ही फाइंड अ जॉब। साहब जॉब भी लग गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और जॉब भी लग गया। एंड ही फाइंड अ जॉब एंड आफ्टर दिस ही क्लियर्ड हिज वाइफ एंड ओन न्यू होम। साहब बहुत ज्यादा रिवार्ड दे दिया कि भैया इसके बाद तो जॉब भी लगी और नया घर भी बना दिया। बट जो सीन था, रोहन ने टाई क्यों पहनी है मुझे इसका रीजन नहीं बता, परसेप्शन का रीजन नहीं बताया गया। वाई इज वेयरिंग द टाई? जॉब का इंटरव्यू दे के आया, आने के बाद देखा कि वाइफ बीमार है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन को आप प्रूव नहीं कर पा रहे, और आपकी जो थिंकिंग है वो
फैंटेसी ज्यादा लग रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया, फिर ये करा। अरे आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है? उसकी जान। आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो नहीं साहब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा और साथ में जॉब करूंगा, ऊपर लिखा जॉब नहीं मिल रहा है। सीक्वेंस, एक कोहेरेंस नहीं सीक्वेंस के अंदर, दैट इज द मेजर इशू। आप जो भी परसीव करते हैं, यू हैव टू गिव अ वेरी सॉलिड, वेरी वेरी सॉलिड रीजन फॉर दैट परसेप्शन। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे जो एक मेजर प्रॉब्लम कई बार फेस करते हैं, सी आई वांट यू ऑल टू रिव्यू दैट स्टोरी। आप अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टोरी को देखिए। ये स्टोरी एक सीडीएस एस्पिरेंट ने लिखी। यहां पर ये लिखते हैं फीमेल की एज 24 है, एज न्यूट्रल बताइए। मेल की एज 26 है, मूड पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया गया। एक्शन है अ केयरिंग हस्बैंड हु इज वरीड फॉर हिज वाइफ। एक केयरिंग हस्बैंड जो कि अपने वाइफ के लिए वरीड है, चिंतित है अपनी वाइफ के लिए। आगे लिखते हैं यहां पर रमन हु इज 26 years old lives in बेंगलुरु। कि साहब रमन जो है बेंगलुरु के अंदर रहता है एंड वर्क्स इन एन आईटी कंपनी। His wife is a housewife but is also preparing for UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए अब यहां पर जब इन्होंने ये लिखा कि उसकी जो वाइफ है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इन किताबों को जस्टिफाई करने के साथ क्यों बोला उसने, ये परसेप्शन क्यों था कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही है, बिकॉज उनका ऑब्जर्वेशन सही था, किताबें उन्होंने देखी, ये जज करा कि साहब जो वाइफ है व्हाट शी इज डूइंग, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाइफ की उम्र के हिसाब से, 24 साल के हिसाब से क्या वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकती है? यस डेफिनेटली शी कैन। ओके, सो दीज आर द मेजर। हर चीज को देखा जाता है, चीजें इतनी आसान नहीं, हर चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा। रीजन क्या है आपके परसेप्शन का? आगे बात करते हैं। When रमन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज वर्क, ठीक है साहब टाई क्यों पहनी? वर्क से रिटर्न हो रहा है। अब इस चेहरे पे हाथ क्यों है? या ये रो रहा है या पसीना पोंछ रहा है? वी डोंट नो, आगे देखते हैं। He saw his wife laying on the bed and having high fever. He called the doctor and eventually she got well after few days. कि साहब डॉक्टर को बुलाया और ठीक हो गई। Raman realized that it is due to his burden of work that his wife is bearing. So he decided to reduce his working hours till the exam so that he can help his wife in the daily work. अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि साहब वाइफ प्रिपेयर कर रही है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। रमन ने क्या करा? रमन ने बेंगलुरु के अंदर जो रमन जॉब करता है उसने बोला कि साहब मैं मेरे वर्किंग आवर्स कम कर देता हूं, और उसने बोला कि इससे मेरी वाइफ का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। एक्शन यहां पर दिया केयरिंग हस्बैंड हु इज वरीड फॉर हिज वाइफ। जितनी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उस पॉइंट्स के हिसाब से कमेंट में मुझे बताइए कि इफ यू राइट ए स्टोरी ऑन दैट पिक्चर व्हाट वुड बी योर परसेप्शन एंड दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी लिखी है, इज इट एक्सेप्टेबल स्टोरी और अनएक्सेप्टेबल स्टोरी? देखो स्टोरी कोई सही गलत नहीं होती, स्टोरीज होती है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। कि यूपी अगर मैं बात करूं एसएसबी के हिसाब से ये स्टोरी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये लिखी है सीडीएस एस्पिरेंट ने स्टोरी। आई वांट कि आप बताइए मुझे कि इसमें क्या समस्या है। आप नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट स्टोरी। हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन, याद रखिए ऑब्जर्वेशन की ऑफ द परसेप्शन, ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दैट इज द ऑल इवेंट शुड बी जस्टिफाइड, डोंट बायपास द कैरेक्टर्स। कई बार ये होता है कि कैरेक्टर्स को बायपास कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि दिस इज द सेम पिक्चर, अब कई बार एक एस्पिरेंट ने स्टोरी लिखी है, यहां पर कैरेक्टर्स बताएं साहब की एक लड़का है, कपड़े पहने हुए हैं, पिताजी फादर या जो भी रिलेशन आप बताते हो फादर का या स्ट्रेंजर का, कि साहब जा रहा था, फिर इक्विपमेंट के बारे में बताया जो भी है, और पीछे हमको 3 कैरेक्टर्स दिख रहे, क्लियरली पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि देयर आर 3 कैरेक्टर्स, और तीनों कैरेक्टर्स का मूड हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट बॉडी लैंग्वेज से हम बता सकते हैं कि दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। अब साहब टॉकिंग बात कर रहे हैं, अननेसेसरी अगर तुम इस तरह की स्टोरी में नेगेटिव मूड लेकर आओगे कि साहब ये तो लड़ाई कर रहे हैं, व्हाई दे आर फाइटिंग, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आनी कि अननेसेसरी से आप प्रॉब्लम घुसेड़ दी ना। डोंट गो फॉर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जाओगे दैट मींस तुम्हारी सोच पांच से पता लग जाती है कि आप हर चीज में एक्सट्रीम सोचते हो। आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो पॉजिटिव से ना स्टार्ट होकर वो नेगेटिव ट्रेट्स को शो करेगी। फिर ये देखो छोटी छोटी बात है, बट ये पॉइंट याद रखिएगा। अब एक बच्चे स्टोरी यहां पर लिखता है, आप स्टोरी पढ़िएगा, पूरी स्टोरी के अंदर इन्होंने ये बताया कि साहब लड़का जा रहा था, लड़के ने क्या करा कि उसने बताया कि साहब ये नए तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, बट यहां पर जो परसीव किया है, ही परसीव्ड ओनली 2 कैरेक्टर्स। व्हाई?
बायपासिंग द कैरेक्टर। साहब ये कौन है, ये तो बताओ। इफ यू आर क्लियरली सीइंग कि इसके अंदर 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। रिमेंबर दैट थिंग, यू कैन नॉट बायपास द कैरेक्टर। की कैरेक्टर को ही हमने बायपास कर दिया, बिकॉज अगर तुमने कैरेक्टर को बायपास कर दिया तो तुम किसी भी इवेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यहां स्टोरी बना दे कि किसान खेती कर रहा था, तो साहब ये इससे बात कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि एक किसान खेती कर रहा था, तो यहां तो पिक्चर के अंदर ये बात इससे कर रहा है, और आप बता रहे हो कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। व्हाई इज दैट सो? व्हाई? बिकॉज आपने कैरेक्टर को बायपास कर दिया, बिकॉज आपने ऑब्जर्व नहीं किया। दीज आर द पिटी इश्यूज, बट ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आपका जो भी प्रॉब्लम है, इस तरह की पिक्चर जब दिखाई जाती है, कई बार पिक्चर्स आपके लिए डिफिकल्ट होती है, कई बार बड़ी न्यूट्रल पिक्चर होती है, जिनके बारे में आगे सेशंस में बात करेंगे कि न्यूट्रल पिक्चर है तो क्या करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। द फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द राइट कॉज ऑफ सिचुएशन। ये सिचुएशन आई क्यों, राइट कॉज फाउंड करो सबसे पहले, वही जरूरी। बिकॉज वो जो कॉज है, व्हाई दिस सिचुएशन इज हैपन, ये क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, ये आपको बताना पड़ेगा। बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाना, सा मार ही दिया, मृत्यु हो गई किसी की, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम, बट जो कॉज है दैट कॉज शुड बी रीजनेबल, और उस कॉज को तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहां पर स्टोरी लिखी है, यहां पर 3 कैरेक्टर्स बता दिए हैं, तीसरा सिर्फ पी लिखा है, दैट मींस आउटसाइड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। अब यहां पर लिखा है एक्शन, रवि हैप्पीनेस टुवर्ड्स हिज प्रेग्नेंट वाइफ। साहब रवि हैप्पी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, व्हाई? ट्राइंग टू अवॉइडिंग द सिचुएशन। दिख रहा है साहब, कोई भी आदमी हैप्पी होगा तो अपनी वाइफ का गला नहीं पकड़ेगा, बट स्टिल क्या लिख दिया, रवि इज हैप्पीनेस टुवर्ड्स हिज वाइफ। क्या कर रहे हैं? नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग द राइट कॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ट्राइंग टू अवॉइड द सिचुएशन। राइट कॉज ही नहीं पता है साहब, बोल दिया कि वाइफ प्रिया है, प्रिया प्रेग्नेंट है, रवि आता है, भाई फार्मर है, आया, प्रिया को बोला मैं बहुत खुश हूं। व्हाट इज दिस? यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन, यू आर नॉट इवन एबल टू फाइंड द राइट कॉज ऑफ द सिचुएशन। दैट मींस आपके अंदर पुअर एनालिटिकल स्किल है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपकी बुद्धि उतनी, आपकी क्षमता उतनी है। आपका क्या मोटिव था? आपने कोई ओएल की शो नहीं करे अपने हीरो के। सो डोंट डू दैट, दिस इज द मेजर मिस्टेक। क्या करना है? राइट कॉज को आइडेंटिफाई करो, दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज द राइट कॉज। अवॉइड नहीं करना, देखो अवॉइड करने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो दीज आर मेजर इश्यूज। नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम है दैट एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या रॉन्ग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। पहली चीज क्या होता है कि एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है। आप क्या करते हैं कि भाई एक कैरेक्टर आपका है, उसकी उम्र 40 साल है, और 40 साल के कैरेक्टर की उम्र है, और अगर आप देखते हैं कि वो नेगेटिव मूड के अंदर है, तो आप अपनी स्टोरी में ये लिखते हैं कि जो मेल कैरेक्टर है आपका, जिसकी उम्र 40 साल है, वो नेगेटिव मूड में है, तो ही इज क्राइंग। व्हाई ही इज क्राइंग? क्राइंग का जो रीजन है, वो रीजन आप इस तरीके का बताते हैं जो उसकी एज से मेल नहीं खाता है। उस एज में रोने का रीजन ये हो नहीं सकता है। आप उस तरीके की एज में रोने का रीजन ये बताते हैं कि साहब वो जो व्यक्ति था ना, वो 40 साल की उम्र में इसलिए रो रहा था बिकॉज वो फला फला एग्जाम उसने दी होगी और वो फेल हो गया, दैट्स व्हाई इज क्राइंग। 40 साल का व्यक्ति किसी एग्जाम में फेल होने पर रोएगा नहीं। रिमेंबर, पहली बात, कौन सी एग्जाम दी वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपका जो कैरेक्टर है, आप उसकी उम्र 40 साल बताते हो, बट वो जो एक्शंस ले रहा है, उस एक्शंस के द्वारा पता लग रहा है कि साहब 40 साल का आदमी इस तरह के एक्शन नहीं लेगा, वो मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेगा, बट आपका कैरेक्टर इस तरह के एक्शंस लेता है जो कि मैच्योर नहीं है। एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आप करते हैं। दूसरा, रॉन्ग रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप सही डिफाइन नहीं कर पा रहे। 2 कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं, आपको दिख रहे हैं क्लियरली 2 कैरेक्टर्स, आप उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हैं, आप एक तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने पढ़ के आए ना कहीं से कि साहब ये दिखे तो ये रिलेशनशिप बना देना। एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर आपको दिख रहा है जो काफी फेमस पिक्चर है, हालांकि अभी वो पिक्चर मेरे पास नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के पिक्चर की बात कर रहा हूं। उस पिक्चर के अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, क्लियरली दिखता है कि एक लड़का है, एक लड़की खड़ी है, लड़का लड़की के कंधे पे हाथ रख के उसको सांत्वना दे रहा है, ही इज ट्राइंग टू कंसोलिंग हर। और आप रिलेशनशिप क्या बताते हो साहब, कि वो लड़का स्ट्रेंजर है और लड़की रास्ता भटक गई घर का। अरे कोई स्ट्रेंजर कैसे किसी को टच कर सकता है? इज इट पॉसिबल? और बाकी साहब नहीं क्लियर हुआ तो साहब क्या है कि रिलेशनशिप आता है अपने को, साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। व्हाई इज दैट? आप रिलेशनशिप जो है वो रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं कई बार। याद रखिएगा, बहुत बारीक चीजें हैं,
बट ये चीजें बहुत मैटर करती है। एक स्टोरी लिखी है, आप देखिएगा, सेम पिक्चर के ऊपर स्टोरी है। यहां पर लिखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पिक्चर आई परसीव टू कैरेक्टर्स, वन मेल एंड वन फीमेल। ठीक है साहब, आपने एक मेल और एक फीमेल परसीव करा है। Ram is 20 years old and Ram is 20 years old and so of Madhuri. Ram father was died when he was 5 years old. Ram's mother did lots of household and providing good education to his son. Ram is an excellent student. He wants to become a doctor. So Ram decided to go Delhi for his higher education. साहब देखो, दो चीजें यहां पर है कि आप ये बताओ कि राम को अगर डॉक्टर बनने जाना है, वैसे तो स्टोरी के अंदर कई सारी समस्याएं हैं और ऐसा एस्पिरेंट जो सीडीएस का एग्जामिनेशन दे रहा है उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। यहां पर ये बता रहे हैं कि साहब राम डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बनने के लिए वो दिल्ली जा रहा है। अरे साहब, अगर राम यूपीएससी की तैयारी करता तो समझ में आता कि दिल्ली जा रहा है। वाई दिल्ली, वाई नॉट कोटा? आपका मैच्योरिटी लेवल नहीं दिख रहा है यहां पर मुझे। आपने दिमाग में ले लिया है कि सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए दिल्ली ही जाना पड़ता है, बट यहां आप लिखते हो कि डॉक्टर है और डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली जा रहा है। व्हाई नॉट कोटा? बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है। आगे बहुत सारी चीजें लिखते हैं, ही विल डू अ जॉब इन बीपीओ सेक्टर बिसाइड हिज स्टडी फॉर हिज बेसिक नीड्स। कि साहब उसने वहां जाके बीपीओ सेक्टर के अंदर भी जॉब कर ली, बिकॉज कहीं से पढ़ लिया है कि स्ट्रगल दिखाते टाइम लिख देना कि भाई जॉब भी करता था और जॉब करने के बाद एग्जाम क्लियर कर ली। डोंट डू दैट, दिस इज नॉट द एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और आप अगेन वही चीज, परसेप्शन को आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ मैच नहीं कर पा रहे। आपका जो परसेप्शन है वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ मैच यहां पर नहीं हो रहा है। सो दिस इज द मेजर इशू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक स्टोरी है, अगेन इस पिक्चर के ऊपर आई वांट यू ऑल टू ऑब्जर्व दैट स्टोरी। ये स्टोरी एक एस्पिरेंट ने लिखी है, ये एनडी एस्पिरेंट है, राइटिंग देखिए काफी अच्छी है इनकी। आई वांट यू ऑल कि आप एक बार इस स्टोरी को पढ़िए। जो 3 पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम बात करते हैं, what lead to that situation, what is happening in that situation, और आगे जाके इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा। आई वांट कि आप पॉज करिए, एक बार इस स्टोरी को पढ़िए। स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से क्या एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जा रहा है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, क्या कंक्लूजन सही तरीके से दिया है और क्या है एक्सेप्टेबल स्टोरी। एक बार आप खुद देखिए। अगर आपको लगता है कि स्टोरी के अंदर सर ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स है, सो आई वांट कि आप नीचे कमेंट्स के अंदर बताइए कि ये समस्या क्या है। आगे जाके हम स्टोरी को रिव्यू करेंगे, क्या समस्या है स्टोरी में, क्या कैसे इस स्टोरी को लिखा जा सकता है। देखिए, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि साहब प्रथमेश सर होते तो प्रथमेश सर क्या लिखते स्टोरी को। सर परफेक्ट स्टोरी क्या होती है? देयर इज नो परफेक्ट स्टोरी, क्योंकि हर आदमी का परसेप्शन अलग अलग है। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, याद रखिए। और ये उसी परसेप्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये कुछ चीजें यहां पर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब कई बार क्या होता है कि कई बार जब आपको कुछ इस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है या बहुत बड़ा कोई मेजर हवोक आया है, कई सारे लोग आपको दिख रहे हैं वहां पर, ट्रेन का एक्सीडेंट है, मेजर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, यहां पर ये करते हैं कि इस तरह की स्टोरीज में जो स्टोरी बनाई जाती है, इस तरह के पिक्चर्स दिखाया जाता है, इसमें साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता है कि आपका जो हीरो है, ऑब्वियसली ही शुड बी द एक्शन ओरिएंटेड और शी शुड बी द एक्शन ओरिएंटेड, बट उसके अंदर क्या इंडिविजुअलिज्म की चीजें ज्यादा है, मतलब खुद ही सब कुछ करना चाहता है। साहब ट्रेन से लोगों को भी मैंने निकाल लिया, डॉक्टर को भी मैंने ही कॉल कर दिया, उनको दवाई भी मैंने लगा दी, जितने लोग थे उनको बचा भी लिया, या वो टीम वर्क करके अपनी कॉपरेशन को दिखाने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, इस तरह के पिक्चर्स के अंदर बेसिकली यू हैव टू मेड ऑपरेशनल स्टोरी, सेंस ऑफ अर्जेंसी यहां पर। इस तरह के जो पिक्चर्स होते हैं, आप देखिए इस पिक्चर के अंदर आप क्या परसीव करते हैं आपके ऊपर है, बट मेजर पिक्चर्स के अंदर जहां पर आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रहा है, ट्रेन गिरी हुई है, आप सेंस ऑफ अर्जेंसी है, लेट एक्शन नहीं ले सकते, बट क्या हो रहा है, हीरो ने सब कुछ कर दिया। ओनली माय हीरो इज डूइंग समथिंग एवरीथिंग, नॉट समथिंग एवरीथिंग। बचा भी लिया है, कॉल भी कर दिया, फर्स्ट एड भी दे दिया, सब कर दिया हीरो ने। ही इज नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ द पीपल, विच इज नॉट पॉसिबल। कि साहब घर में आग लगी थी, सब हीरो नहीं कर दिया। इंडिविजुअल हीरोइज्म की जगह फोर्सेस के अंदर नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे समझ में आता है कि आदमी अपने ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। इज अ काइंड ऑफ अटेंशन सीकर। बस मैं, और मैं से फौज में काम नहीं चलता, फौज में हम से काम होता है, मैं से नहीं होता। ये पॉइंट याद रखिएगा। कई बार मैं को पीछे रखना पड़ता है और हमको आगे लाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट होता है फोर्सेस का, और ऐसे ही आदमी वहां पर चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। दूसरा, जो कई मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं आगे किसी स्टोरी के अंदर बात करूंगा, कि आपके हीरो के या आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसके जो एक्शंस होते हैं, जिस तरह के वो एक्शंस लेता है,
वो एक्शन सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। जो बिहेवियर है आपके हीरो का, आपका हीरो ठीक है, आपका हीरो आप एक्शंस दिखाते हैं कि वो ये करना चाहता है, इस स्टोरी के अंदर ये प्रॉब्लम को उसने इस तरीके से सॉल्व किया, उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सब सब करा उसने। बट वो जो एक्शंस थे, क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल थे? क्या सोसाइटी के अंदर उसके वो एक्शंस जो है वो एक्सेप्टेबल है? दोस्त शादी करना चाहता था किसी से, आपने स्टोरी इस तरह की बनाई और आपने बोला कि नहीं, जो लड़की से शादी करना चाहता था साहब, मैंने उस लड़की को उसके घर से भगाया और दोस्त से शादी करा ली। इज इट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर? साहब मेरे को कुछ अचीव करना था, मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला और मैं उस चीज के लिए चला गया। इज इट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर? क्या ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है? नहीं, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं। आप सोचते हैं कि साहब मैंने वहां पर मेरे इंटेलिजेंस से दिखा दिया, अरे मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने घर वालों से झूठ बोला, एग्जाम दिया और मैं क्रैक करके फोर्स में ज्वाइन हो गया, मम्मी पापा नहीं चाहते थे बट मैं फिर भी ज्वाइन कर लिया, मैंने एग्जाम में, मैंने सर ऐसी स्टोरी बनाई। दिस इज नॉट द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तीन चीजें होती है साइकोलॉजी के अंदर, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। जिनको पता होगा, योर सुपर ईगो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। पता होना चाहिए सुपर ईगो, मेरी वैल्यू, मेरे बिहेव, मेरी डिजायर क्या है, मोटिव क्या है। मैं अचीव करूंगा बट मैं अपने मोरल्स को कभी डाउन नहीं करने वाला। मैं अचीव करूंगा बट मैं इस चीज को कम नहीं करूंगा। ये चीजें आपकी स्टोरी से देखी जाती है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट का एक्शन है, दैट एक्शन शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। एंड दिस इज द होमवर्क स्टोरी विच आई वांट कि आप सब लोग ट्राई कीजिए। ये स्टोरी क्या है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा, और ये चीजें करने के बाद आप इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी बनाइए। अगेन याद रखिएगा, प्री कंसीव स्टोरी मत लिखिएगा। आपका हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर। डोंट ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन को अवॉइड मत करो। एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना है कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट की जो उम्र दे रहे हो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक मेजर सवाल आता है दिमाग में, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि सर पिक्चर के अंदर तो दो फीमेल्स दिख रही है बट मैं मेल हूं, मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि अपने ही जेंडर का, अपने ही एज का कैरेक्टर होना चाहिए। सर वहां तो दोनों फीमेल्स दिख ली, 40 साल की, मैं क्या करूं? आपको अपने ही जेंडर का, अपने ही कैरेक्टर का हीरो लिखना है, यह जरूरी नहीं होता। जो तुमको दिख रहा है, जो पिक्चर के अंदर दिख रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दैट पिक्चर। उस पिक्चर के अंदर अगर तुम होते तो व्हाट यू विल डू, वो तुम्हारी थिंकिंग को देखना चाहता है। समझो, अगर तुमने कहीं से उस कैरेक्टर को जोड़ दिया जो तुम्हारी एज का था तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। These are the basic things जो आपको याद रखना है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि आपको अच्छी स्टोरी लिखना नहीं सीखना। साहब मैं अच्छी स्टोरी लिख दूंगा नहीं, 15 OLQs है ना, उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करना है कि कैसे मैं डे बाय डे इन चीजों को इंप्रूव करूं ताकि मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर वो आ जाए, वो मेरे अंदर होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक होता है कि साहब मेकअप कर लिया, मेकअप करके स्किन ग्लो कर ली। एक होता है कि नहीं, मैंने अच्छी चीजें कंज्यूम करी, समय लगा, वर्कआउट करा, सब करा और फिर मैंने अच्छी चीजें अपने अंदर, वो इंटरनली मेरे अंदर आ गई। तो बात इंटरनल की हो रही है, एक्सटर्नल की नहीं हो रही है। एक्सटर्नली तुमको इंप्रूव करना शायद लगता है कि साहब ये तो बड़ा आसान है, बिकॉज ये आसान भी है। चार स्टोरी दिखी, लेखी, अच्छा ये कर देना, ये कर देना, बढ़िया लग रही सुनने में, और ये कर दिया ना। बट वो एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम बात करेंगे इंटरनल इंप्रूवमेंट की, तुम अंदर से इंप्रूव हो जाओ, कि जो थॉट आ रहा है ना वो वैसा ही है। पिक्चर देखा, कॉग्निशन प्रोसेस के थ्रू जो पहला थॉट आया वो उसी तरीके के आ रहे हैं जिसमें OLQ शो हो रहे हैं। तो ये कुछ चीजें थी आज के सेशन के अंदर। हमने देखा कि कैसे आपको स्टोरी को लिखना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बात करी, है ना। चलिए आगे ऐसे ही सेशंस होते रहेंगे जिसमें हम डिटेल के अंदर चीजों को बात करेंगे। TAT, PPDT के बारे में हमने बात कर ली है, नरेशन के बारे में बात करेंगे, SRT, WAT कैसे इंप्रूव करना है, आपकी OLQs को कैसे इंप्रूव करना है, इन सारी चीजों के बारे में आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे। आई होप आपको सेशन से हेल्प हुई होगी, और जो पिक्चर्स मैंने दिए हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे हैं, आप उसका जवाब नीचे जरूर दीजिएगा। चलिए मैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।